हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर से यूपीएससी। तो बेसिकली आज हम द हिंदू का न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। इसमें देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं और उसके रिगार्डिंग थोड़ा अगर डिस्कशन होगा वो हम करेंगे। यहाँ पे हम करंट और प्लस स्टैटिक, ठीक है, दोनों को कवर करेंगे। ओके, तो उसके रिगार्डिंग पूरा जो डिस्कशन होगा वो हम देखेंगे। तो आज के न्यूज़पेपर में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं। शुरुआत के तो आईआईडी आते हैं 3-4 पेज, फिर ठीक है। तो फ्रंट पेज पे कोई इतना अच्छा खास आर्टिकल है नहीं। एक आर्टिकल ये है योगा वाला। कल इंटरनेशनल योगा डे था, मोदी जी गए थे यूएन में, वहाँ पे उन्होंने यूएन हेडक्वार्टर में उन्होंने योगा सेशन लिया है और उसके रिगार्डिंग है योगा का उन्होंने बस एक स्टेटमेंट दी थी और उसके रिगार्डिंग मैं इस आर्टिकल को थोड़ा इंपॉर्टेंट बनाया, उसके बारे में योगा के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। दूसरा एक आर्टिकल यहाँ पे है कि सोशल ऑडिट ऑफ द पीडीएस को लेकर के, तो पीडीएस एक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पीडीएस के रिगार्डिंग हम देखेंगे। फिर अगले पेज पे आ जाते हैं। अगले पेज पे भी कुछ ना पॉलिटिकल आर्टिकल्स ही हैं और यहाँ पे एक आर्टिकल है रिगार्डिंग द रानी दुर्गावती को लेकर के एक यात्रा होने वाली, तो रानी दुर्गावती के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे और ये यात्रा उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और एक आर्टिकल है राइस सप्लाई को लेकर के, OMSS स्कीम जो थी, ठीक है, ओपन मार्केट वाली, ठीक है, उसको हम देखेंगे कि FCI का रोल जो है उसमें और क्या नाम है, जो OMS स्कीम है अभी जो सेंटर ने उसको वो किया है, रिस्ट्रिक्ट किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। उसके बाद एक महादई रिवर, ये न्यूज़ में, इसको लेकर के थोड़ा सा महादई रिवर के बारे में देखेंगे। और स्ट्रे डॉग्स को लेकर के जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम देखेंगे। स्ट्रे डॉग्स का क्या नाम है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है। कानपुर का इंसिडेंट हुआ था, दिल्ली इंसिडेंट हुआ था, लखनऊ इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद ये केरला इंसिडेंट है। तो स्ट्रे डॉग्स थोड़ा आज के टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। और फिर अगला एडिटोरियल आज अच्छे आए हुए हैं इंडिया नेपाल टाइज़ के बारे में, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं इंडिया नेपाल टाइज़ में, वो दिया हुआ है। कॉपरेशन कहाँ कहाँ पे, उस चीज़ को लेकर के डिस्कशन किया है आर्टिकल में। एक आर्टिकल है इंटरनेट शटडाउन को लेकर के, ठीक है, इसको क्या नाम है हम अभी देखेंगे कि मणिपुर में जो इंटरनेट शटडाउन हो रहा है उसके लैक्स क्या है, मेरिट क्या है, इन सारी चीज़ों को लेकर के। और वे फॉरवर्ड क्या है, आर्टिकल अच्छा दिया हुआ है। हीट वेव को लेकर के जो दी गई है कि कंडीशन हीट वेव्स के बारे में मैंने पढ़ा रखा है और हीट वेव्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है थोड़ा, कि आर्टिकल में बताया कि हीट और स्टेट के बीच में जो एक वो चल रहा है कि कैसे स्टेट जो है वो हीट को एज अ कॉज बना रही है डेथ के लिए, उसके बारे में हम देखेंगे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे भाग रही, अकाउंटेबिलिटी कैसे स्टेट उसको छोड़ रही है हीट वेव्स को लेकर के, ठीक है। और एक साइकेट्रिक केयर गिवर क्या नाम है देने के लिए भी बात की गई है। जो पेशेंट होते हैं जो क्या नाम है मेंटल इलनेस से थोड़ा जूझ रहे हैं, उनके लिए क्या नाम है, जो उनको केयर गिवर जो उनको केयर करते हैं उनको कौन क्या नाम है कि उनकी केयर कौन करेगा, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बहुत अच्छा आया हुआ है मेंटल इलनेस के लिए। तो आर्टिकल आज चारों अच्छे हुए हैं कि ये सेडिशन लॉ को लेकर के है कि 124 आर्टिकल है जो IPC का, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है और UAPA से उसका कंपैरिजन किया गया है और क्यों उसको रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लॉ और कमीशन की रिकमेंडेशन आई उसको लेकर के बात करेंगे। और टेक्शन कंटेस्ट पेज पे उतना आर्टिकल खास नहीं है। US फेड को लेकर के है कि जो रेट हाइक इन्होंने की थी तो उसको लेकर के, ठीक है, इसके बारे में ये आर्टिकल तो वैसे उतना खास नहीं है कि वहाँ के बारे में बताया जा रहा है कि US फेड ने उसको रेट जो अभी होल्ड क्यों कर रखे हैं और क्या है, ठीक है। ये मतलब इसको इम्पोर्टेंट बनाया जा सकता है कि US फेड के जो रेट हाइक्स हैं उनको क्या नाम है उसका इम्प्लीकेशन इंडियन इकोनॉमी पे क्या है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा अगर टाइम मिला तो बता दूंगा। उसके बाद एक न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड जो गोल है ये जो आया था COP21 पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू, उसके बारे में हम देखेंगे। और अगला आर्टिकल यहाँ पे इस पेज पे भी उतना कुछ है नहीं। मीति बॉडी के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, जो मणिपुर इश्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है। और बंगाल पोल वाला भी ये आर्टिकल मैंने डिस्कस कर चुका है। इसमें एक ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसको लगातार 3 दिन से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, स्टेट इलेक्शन कमीशन। फिर एक NATO 5+5 स्टेटस देने की बात कही गई है इंडिया को, तो इसके इम्प्लीकेशंस हम देखेंगे, इंडिया को क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। और ग्लोबल जेंडर इंडेक्स आया है वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट की, वनडे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी पूछ रखा है UPSC ने काफ़ी बार, एक ही बार पूछा हुआ है। रिपोर्ट्स आ जाती हैं तो रिपोर्ट्स के नाम, इसके बारे की फाइंडिंग्स देख लेंगे रिपोर्ट्स की क्या क्या है। और ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बारे में दिया गया है, गवर्नमेंट अभी आगे इसके लिए क्या इंप्रूवमेंट करने वाली, इन दोनों को मर्ज करके कैसे एक न्यू पॉलिसी लेके आने वाली, इसके बारे में देख लेंगे, थोड़ा सा आर्टिकल में दिया हुआ है तो शॉर्ट में जान लेंगे उसके बारे में। और
गति शक्ति प्लान के बारे में दिया हुआ, गति शक्ति पोर्टल कैसे कैपेक्स को इम्प्रूव करा है इन्हों और कनेक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ कर सकता है। तो गति शक्ति पोर्टल के बारे में थोड़ा सा जान लें, गति शक्ति स्कीम क्या थी, ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है उसका। और साइबर सिक्योरिटी को लेकर के आर्टिकल आया हुआ है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए अभी जो क्या नाम है जो वो निकली हुई ओपनिंग जॉब ओपनिंग्स, उसमें कहीं ना कहीं एक स्किल गैप आ रहा है कि लोगों के पास स्किल ही नहीं है कि वो जॉब की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है उससे मैच कर सकें। ओके, तो उसके बारे में हम देखेंगे। और ये स्पोर्ट्स के आर्टिकल हैं, स्पोर्ट्स के आर्टिकल मैं अपने डिस्कस करता नहीं हूँ, ठीक है, स्पोर्ट्स सेक्शन जानने देते हैं। ये एक रिमेंबरिंग एलेक्स मिलर फॉर द रीशेपिंग सुपर कंडक्टर, तो ये उतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, ठीक है, अगर वैसे पढ़ना हो तो पढ़ लेना न्यूज़पेपर में से, वैसे मुझे उतना खास इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल लगा नहीं था, ठीक है। तो आर्टिकल आज के हैं ये जो थोड़े बहुत आर्टिकल हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। शुरुआत हम अपना आज एडिटोरियल से करेंगे, तो एडिटोरियल से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एडिटोरियल में आज खास क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला आर्टिकल यही देख लेते हैं कि इंडिया नेपाल टाइज को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जैसे क्या नाम है ऑथर ने बता रखा है कि काठमांडू को लेकर के अभी जो विज़िट हुई थी 4 डे ऑफिशियल विज़िट हुई थी इंडिया नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, पुष्पा कमल दहल, हाँ प्रचंडा इनका नाम, इनको शॉर्ट फॉर्म में बुलाते हैं निकनेम, ठीक है। तो उनके बारे में जो और आर्टिकल आया हुआ है, तो बताया है कि क्या नाम है उन्होंने ये 4 डे विज़िट थी, उन्होंने बोला कि सेटिस्फाइड विज़िट रही है। और क्या नाम है प्राइम मिनिस्टर ने क्या नाम है अपनी पुरानी जो अर्लियर विज़िट रही है, क्या नाम है 2008-16 और 2023 की, उन्होंने बोला है बहुत सारे इसके कंक्रीट आउटकम्स आए हैं, लेकिन कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ भी हैं, उसको लेकर के बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ा पॉलिटिकल की बात की गई है कि केपी ओली जो थे नेपाल के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे और अभी के जो प्रचंडा है, ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा डिस्कशन किया है। पॉलिटिकल उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ से, हाँ, ठीक है। ड्यूरिंग द पाथवे विजिट इन द नेपाल, जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे, उन्होंने वहाँ पे एक टर्म दिया था यहाँ पे नेबरहुड फर्स्ट, ठीक है। तो नेबरहुड फर्स्ट की बात की गई थी कि जो इंडिया के जो नेबरहुड है सबसे पहले हम उनको प्रायोरिटीज़ दिया जाएगा, और साथ ही साथ उन्होंने फोकस करा था कनेक्टिविटी को लेकर के, और उन्होंने एक एक्रोनियम वहाँ पे कॉइन किया था हिट का, ठीक है। हिट में क्या क्या आता है, हिट का हाईवे, इन्फोवेज और ट्रांसवेज, ये 3 बेसिस उन्होंने बताए थे कि इंडिया नेपाल टाइज के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या क्या, हाईवे, इन्फोवेज और ट्रांसवेज, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं 2015 की वजह से इकोनॉमिक ब्लॉकेज की वजह से जो रिलेशन थे इंडिया और नेपाल के, वो डाउन टर्न में आने लगे थे। लेकिन उन रिलेशनशिप को धीरे धीरे क्या नाम है वापस से रिन्यू किया जा रहा है, रिपेयर किया जा रहा है, और ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, लेकिन जो उसके रिजल्ट्स अब कहीं ना कहीं विजिबल हैं, जिसकी वजह से पीएम मोदी ने फिर से रिकॉल किया और रिवाइव करा है जो एक्रोनियम था हिट का, हाईवे, इन्फोवे और ट्रांसवेज का, ठीक है। हाइड्रोजन कॉपरेशन को लेकर के यहाँ पे बात की गई है कि इंडिया और नेपाल का जो एक हाइड्रोजन पावर सेक्टर में, जो हाइड्रो पावर सेक्टर में जो कॉपरेशन है, वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। नेपाल में जो क्या नाम है इकोनॉमिकली वायबल जो पोटेंशियल है हाइड्रो पावर की, वो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 मेगावाट की है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 50 गीगावाट आप बोल सकते हो, ठीक है। 50 गीगावाट की कहीं ना कहीं वहाँ की पोटेंशियल है, लेकिन जो उसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है अभी, वो कहीं ना कहीं 1200 मेगावाट की ही है, मतलब 1.2 गीगावाट की, ठीक है। और उसकी पोटेंशियल जो है वो है 50 गीगावाट, और कहीं ना कहीं इंस्टॉल्ड जो है वो कितनी है 1.2 गीगावाट। तो कहीं ना कहीं अभी अपनी जो टोटल पोटेंशियल है उससे कहीं ना कहीं बहुत पीछे है नेपाल, और कहीं ना कहीं आज भी वो डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। हालांकि वो उतना प्रोपोर्शन में नहीं, लेकिन कहीं कहीं इंडिया मतलब नेपाल अभी भी इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करता है इंडिया से, एक्सपोर्ट भी करता है इंडिया को, और साथ से इंडिया से इंपोर्ट भी करता है। नेपाल की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है क्या नाम है वो टोटल कितनी है, वो है 2200 मेगावाट की, ठीक है, इन सीज़न में, और वो एक्सपोर्ट भी करता है इंडिया को पावर। साथ ही साथ एक 400 किलोवाट की एक ट्रांसमिशन लाइन भी है जो नेपाल से इंडिया में क्या नाम है पावर सप्लाई करती है, वो भी अब क्या नाम है ऑपरेशनल हो चुकी है। 2021 में नेपाल ने क्या नाम है फिर से एक नई मॉडल बिगनिंग की थी 39 मेगावाट का एक पावर लगा के, उसके बाद फिर वो धीरे से और बढ़ के 452 मेगावाट हो गई, जिसकी वजह से आज के टाइम पे जो नेपाल को कहीं ना कहीं 11 बिलियन नेपाली रुपीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ पे मिल रहे हैं नेपाल को, ठीक है, अर्निंग होती है जो इंडिया को वो एक्सपोर्ट करता है पावर, ठीक है। और इन लीन सीजन, जब सीज़न वो थोड़ा लीन होता है तब नेपाल क्या नाम है इंडिया से पावर इंपोर्ट भी करता है, ठीक है, लेकिन उसकी जो डिपेंडेंस है वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे रिड्यूस हो गई। पहले वो 20% थी, अब वो 10% पे आ गई है, ओके।
और दोनों क्या नाम है पार्टीज़ ने क्या नाम है एक लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट भी किया हुआ है, जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट और क्या नाम है इन्होंने टारगेट रखा हुआ है एक्सपोर्ट ऑफ 10,000 मेगावाट विद इन 10 ईयर टाइम फ्रेम। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट है। ओके, और इन्होंने ये बोला है कि इन्होंने प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं 900 मेगावाट का एक अरुण प्रोजेक्ट है, अरुण 3। ठीक है, ये प्रोजेक्ट लगा हुआ, ये स्टार्ट हुआ था 2018 में। ठीक है, और का जो ऑर्गेनाइजेशन जिसने स्टार्ट किया था उसका नाम था सतलज जल विद्युत निगम, जो कि इस साल ऑपरेशनल हो जाएगा ईयर एंड तक। और इन्होंने बोला कि साथ ही साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुआ है 695 मेगावाट के लिए। उस प्रोजेक्ट का नाम है अरुण 4। ठीक है, और जो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन है, इसने क्या नाम है 2 प्रोजेक्ट भी साइन किए हैं, जो कि इनका टोटल है 1200 मेगावाट का। ठीक है, और इसी क्या नाम है विजिट के अराउंड ये भी अनाउंस किया गया था, ये सतलज जल विद्युत निगम जो है, इसने क्या नाम है 69 मेगावाट के क्या नाम है लोअर अरुण प्रोजेक्ट भी साइन किए हुए हैं NPSC लिमिटेड के साथ। ठीक है, और उन्होंने ये बोला है कि पेस मतलब ये जो चीज़ें चल रही हैं इनको साथ में मतलब कंटिन्यू रखने के लिए एक सेकंड हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन भी बिठाई गई है बुटावल और गोरखपुर के बीच में। ओके, और टू फैसिलिटेट द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स के लिए बात करें तो जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए क्या नाम है एक रुपईदिया नेपालगंज इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया गया, जो कि इनॉग्रेट किया गया है। और साथ ही साथ सुनौली बहरवा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पे काम अभी चल रहा है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जयनगर कुर्ता रेलवे लाइन है, इसको भी कहीं ना कहीं एक्सटेंड करने की बात की गई है, जो कि लास्ट ईयर इनॉग्रेट की गई थी। और मोतीहरी अमेलगंज जो पेट्रोलियम पाइपलाइन है, इसको भी 2019 में ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। और साथ ही साथ और इसको एक्सटेंड करने की बात कही है। एक्सटेंड कहाँ तक करने की बात कही है? चितावन तक के। और एक न्यू पाइपलाइन के लिए MOU भी साइन हो चुका है, कहाँ के लिए? झापा और सिलीगुड़ी। ठीक है, हाँ, और जिसमें क्या नाम है टर्मिनल्स भी इंक्लूडेड हैं और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर नेगोशिएशन भी इसमें इंक्लूडेड की गई हैं। उसके बाद ये बताया गया कि इतनी तो ये हमारी क्या नाम है कॉपरेशन हाइड्रो पावर को लेकर के, और जो हमने ट्रेड को लेकर के देखा कि जो हाईवे को लेकर के जो मूवमेंट्स ऑफ गुड्स के लिए बनाए गए रेलवे लाइन्स, उसके लिए। और साथ ही साथ इन्होंने बताया कुछ इरिटेंट्स भी, कुछ इश्यूज़ भी हैं दोनों साइड्स को लेकर के, जो क्या नाम कंट्रोवर्शियल होते हैं, और साथ ही साथ जिसमें पब्लिक डिसएग्रीमेंट भी है। ठीक है, उसमें सबसे पहला लेटेस्ट इशू इन्होंने डिस्कस किया अग्निपथ स्कीम को लेकर के। अग्निपथ स्कीम को लेकर के इन्होंने इम्पैक्ट बताया है कि जो रिक्रूटमेंट है गोलका सोल्जर का, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ है आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ अग्निपथ स्कीम। जो गोरखा सोल्जर्स का जो रिक्रूटमेंट था वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया था 1816 में, आफ्टर द ये जो एंग्लो गोरखा वॉर जो हुई थी उसके बाद। लेकिन कहीं ना कहीं 1947 के बाद एक ट्रीटी हुई थी इक्वल ट्रीटमेंट की, जिसकी वजह से क्या नाम है नेपाली जो थे उनको भी कहीं ना कहीं इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। और साथ ही साथ क्या नाम है ये उनका जो रिक्रूटमेंट था इंडियन आर्मी में गोरखा रेजिमेंट्स का, वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू रखा गया। ठीक है, और साथ ही साथ तो इसी अग्निपथ रिवीजन जो हुआ है अभी क्या नाम है डिस्कस हुआ था, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं दोनों जो पार्टीज़ हैं इनके बीच में कहीं ना कहीं एक इशूज़ आ रहा था कि अब अग्निपथ में क्या नाम है इंडियंस ही आ रहे हैं, तो कोई ना गोरखा जो रेजिमेंट के जो रिक्रूटमेंट था उसको कहीं ना कहीं इसकी वजह से इम्पैक्ट हो रहा है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं एक इशू है। दूसरा इशू बताया गया है कि काला पानी बॉर्डर इशू लिया गया है कि कहीं ना कहीं जो मिस्टर ओली थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रीवियस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के, उन्होंने कहीं ना कहीं काला पानी बाउंड्री इशू को लेकर के आ गया और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया था कि और नेपाल का जो मैप था ना उसको यूनिलैटरली चेंज कर दिया गया था कि और उसमें ये जो काला पानी वाला रीजन है ये उत्तराखंड का, इसको कहीं ना कहीं नेपाल का पार्ट बताया जा रहा था कि ये नेपाल का पार्ट है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं एक बॉर्डर इशू आप बोल सकते हो कि इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री इशू क्रिएट किया गया था मिस्टर ओली के थ्रू। ठीक है, और तीसरा इन्होंने बताया है कि जो लेगेसी रही है इंडिया नेपाल ट्रीटी की, क्या नाम है इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप की, जो 1950 में साइन की गई थी, तो ये कहीं ना कहीं नेपाल के जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं एक कन्विक्शन रहती है कि जो ट्रीटी है वो कहीं ना कहीं अनफेयर है, कि मतलब ये अनबाइज्ड है और ये इंडिया के फेवर में है और इससे नेपाल को थोड़ा डिसफेवर हो रहा है। ओके, और इन्होंने ये बोला है कि क्या नाम है जबकि इसकी रियलिटी ये थी कि 1949 में जो नेपाली रेजिम थी वो कहीं ना कहीं माओइस्ट जो रेवोल्यूशन हुआ था चाइना में उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट टेक ओवर हुआ था 1951 में चाइना का तिब्बत का, ठीक है, उससे भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आए थे। उसके बाद इन्होंने ये बोला था कि एक अंडरस्टैंडिंग इंडिया के साथ डेवलप हुई थी, जिसके बाद 1950 में क्या नाम है लार्ज मेजर्स लिए गए थे, और जिसकी जो प्रोविजंस हमें
और जो कि हमें ये प्रोविज़न दिखाते हैं कि जो ट्रीटी थी ना ये 1950 वाली, इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, इसके कहीं ना कहीं जो प्रोविज़न है वो सिमिलर हैं 1923 जो ट्रीटी हुई थी इंडिया ने बिटवीन नेपाल एंड ब्रिटिश इंडिया के बीच में जो हुई थी, ठीक है। और इनफैक्ट ये जो ट्रीटी हुई थी ना ये पीस और फ्रेंडशिप वाली, इसकी वजह से आज जो नेपाली नेशनलिस्ट हैं, नेपाली नेशनल्स जो होते हैं, सॉरी, जो नेपाली नेशनल्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं आज के टाइम पे इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और परमिट्स। वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ किस चीज़ को छोड़ के, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस। इन 3 चीज़ों में जो इंडियन सिटीजन है सिर्फ वही क्या नाम है अप्लाई कर सकता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। लेकिन बाकी सारी सर्विस में जो नेपाली सिटीजन है वो भी इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया गया जो नेपाली नेशनल्स है वो इंडिया के प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में भी काम करते हैं, उन्होंने रेवेन्यू सर्विस भी ज्वाइन कर रखी है, वो आर्मी में भी हैं और साथ ही साथ आर्मी में वो 2 स्टार जनरल तक भी रैंक तक वो पहुँच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी तरफ से ये जो ट्रीटी हुई थी हमारी तरफ से तो ये दोनों के फेवर में थी कि हमने नेपाल को अपना एज अ नेबरिंग कंट्री मार के उनके लिए जो पीस और जो थी फ्रेंडशिप की ट्रीटी वो हमारी साइड से तो मतलब टोटली वायबल है, लेकिन कहीं ना कहीं नेपाल को ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से कि ये उनके लिए अनफेयर में है। ओके, और उनने ये बताया है कि अभी एक डिमांड है कि ट्रीटी को जो क्या नाम है रिवाइव करने के लिए 1995 में इस ट्रीटी को रिवाइव करने के लिए एक डिमांड आई थी, फिर 1996 में भी आई थी, ठीक है। लेकिन अभी इसमें क्या नाम है कुछ उतना अपडेट हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं हिस्ट्री में कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि डिस्कशन हो सकता है ऑब्जेक्टिव मैनर में, जो कि दोनों कंट्रीज़ के जो कंसर्न है, जो नेपाल के कंसर्न्स हैं इस ट्रीटी को लेकर के और इंडिया के जो थोड़े बहुत कंसर्न्स हैं इस ट्रीटी को लेकर के, उन दोनों को साइमल्टेनियसली बैठ करके उन दोनों को रिजॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो इस आर्टिकल में देखो हमने कॉरपोरेशन के बारे में बात कर ली कि पावर सेक्टर में कहाँ कहाँ कॉरपोरेशन, एग्जांपल्स आपको यहाँ मिल गए हैं, डेटा मिल गया है। फिर आपको यहाँ पे जो हाईवेज़ हैं, हाईवेज़ को लेकर के आपको यहाँ पे मिल गया हाईवेज़ और ट्रांसपोर्ट को लेकर के कि जो क्या नाम है ये चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं, और जो पेट्रोलियम पाइपलाइन है उसके लिए आपको यहाँ पे एग्जांपल मिल चुका है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं 3 फेज़ में हिट जो एक्रोनियम है हाईवे, इन्फोज और ट्रांसफेज, इसके लिए यहाँ पे आपको डेटा और एग्जांपल्स मिल चुके हैं। और जो 3 इश्यूज़ हैं, अग्निपथ इशूज़ हो गया, बाउंड्री इशू हो गया काला पानी का, और साथ ही जो इंडिया नेपाल पीस एंड फ्रेंडशिप की जो ट्रीटी है उसको लेकर के जो इंडिया नेपाल के बीच में इश्यूज़ हैं उनको लेकर के उसके मेरिट्स भी यहाँ पे मैंने बता दिए हैं, और जो थोड़े डीमेरिट जो नेपाल के हैं वो भी यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे आर्टिकल पे। दूसरा आर्टिकल ये कहता है कि जो मणिपुर गवर्नमेंट है उन्होंने कहीं ना कहीं अभी जो इंटरनेट शटडाउन को क्या नाम है एक्सटेंड किया था उसको लेकर के कुछ डीमेरिट्स हैं, ठीक है, उसके या लैक्स मेरिट्स के कुछ इतने फ़ायदे नहीं, उस चीज़ को लेकर के इस आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है। तो अभी मणिपुर हाई कोर्ट था, उन्होंने ट्यूसडे को क्या नाम है लिमिटेड एक्सेस इंटरनेट का प्रोवाइड किया गया है कुछ प्लेसेस पे, जब वहाँ पे क्या नाम है हाई कोर्ट में एक पिटीशन गई थी कि रिस्टोरेशन ऑफ द इंटरनेट एक्सेस को लेकर के। तो जो इंटरनेट शटडाउन था वो मई 3 को क्या नाम है स्टार्ट हुआ था, और साथ ही साथ क्या नाम है ये जून 25 तक का एक्सटेंशन इसको मिला हुआ था, ठीक है। एक्सटेंशन ऑर्डर रहता है वेडनेसडे जून 25 तक ये एक्सटेंड रहेगा। फिर हाँ नहीं, वेडनेसडे को एक ऑर्डर आया था, मतलब कल यस्टरडे, ठीक है, कि जून 25 तक ये इंटरनेट क्या नाम है शटडाउन है इसको एक्सटेंड किया जाएगा। और ये क्या नाम है जो रिक्वेस्ट है इसको लेजिटिमेट माना जाता है, क्योंकि ये क्या नाम है लेजिटिमेट एज शटडाउन्स है इस क्या नाम है जो क्रिपलिंग इफेक्ट्स होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी और लाइवलीहुड पे, ठीक है। अब इंटरनेट शटडाउन इसकी वजह से जो लोगों की डेली लाइवलीहुड है, इंटरनेट से जो उनका काम चलता है, या फिर जो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लोगों के टाइम जैसे ऑनलाइन पेमेंट्स हो गई, डिफरेंट तरीके की कॉमर्स हो गया, वो कहीं ना कहीं निगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है। तो सिटीजन्स जो हैं इनको कहीं ना कहीं जो एक्सेल वाइटल सर्विसेज जो होती हैं ना उनकी, वो भी कहीं ना कहीं वो एक्सेस नहीं कर पा रहे, जैसे ई-कॉमर्स रिलेटेड सर्विसेज हो गई। और इन्होंने ये बताया है कि जो ऑर्डर है कहीं ना कहीं शटडाउन को ये बताते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर को क्या नाम है वो करने के लिए है, कि रिस्टोर करने के लिए, या फिर जो थ्रेट्स हैं लॉ एंड ऑर्डर को उसको कहीं ना कहीं डिक्रीज़ करने के लिए होते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है जो रोल है एंटी सोशल एलिमेंट्स का, वो कहीं ना कहीं क्या नाम है अगर उन एंटी सोशल एलिमेंट्स को कर्व करना है तो उसके लिए भी इंटरनेट शटडाउन करना पड़ेगा। तो और ये सेक्शन में बताया कि सेक्शन 5 जो है क्या नाम टेलीग्राफ एक्ट का 1885 का टेलीग्राफ रूल्स है, इनके अंडर में कहीं ना कहीं इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। ये आप वनडे एग्जामिनेशन के लिए याद कर सकते हो कि अगर कहीं सी एग्जामिनेशन में आ गया कि, या फिर यूपीएससी प्रीलिम्स जो है उसमें भी आपके स्टेटमेंट्स वाइज जो आते हैं इंटरनेट शटडाउन को लेकर के, तो इसमें अगर इंटरनेट शटडाउन में आपका ये स्टेटमेंट आ सकता है कि इंटरनेट शटडाउन हैज़ बीन अंडर गवर्नड अंडर द एक्ट टेलीग्राफ एक्ट और टेलीग्राफ रूल्स। तो वहाँ पे आपको थोड़ा ये याद रख लेना कि टेलीग्राफ एक्ट और टेलीग्राफ रूल जो है उनके अंडर में किया जाता है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुराध बसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का केस था। उन्होंने ये बोला था कि इंडिफिनिट सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज जो है वो कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम टू कैरी आउट कमर्शियल वर्क को क्या नाम है हिंड्रेंस करता है। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम टू कैरी आउट कमर्शियल वर्क जो यूजिंग इंटरनेट जो है एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और उन्होंने ये बोला था कि अगर आप इंटरनेट को अगर सस्पेंड कर रहे हो या फिर इन फंडामेंटल राइट का अगर सस्पेंशन हो रहा है तो वहाँ पे आपके प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होना चाहिए और ये नेसेसरी ड्यूरेशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड टाइम तक के लिए इसको क्या नाम है एक्सटेंड कर दो कि इंटरनेट शट डाउन ही हुआ पड़ा है। आप नहीं कर सकते क्योंकि आज के टाइम पे जैसे बताया गया है ना कि 3 चीज़ें रोटी कपड़ा मकान प्लस इंटरनेट ये बेसिक नीड्स में आ गई हैं। इंटरनेट आज के टाइम पे एक बेसिक नीड्स है, तो उसको आप अनलिमिटेड अननेसेसरी ड्यूरेशन के लिए आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते उसका सस्पेंशन, क्योंकि अब ये बेसिक फंडामेंटल राइट के अंदर भी कवर होता है। ओके, और इन्होंने ये बोला है कि जो सिचुएशंस है मणिपुर में उसको हम और अच्छे से इफेक्टिवली टैकल किया जा सकता है ताकि बाई रिस्टोरिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टेक होल्डर्स, अगर हम जो कुछ स्टेक होल्डर्स हैं सारे जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं उनके कॉन्फिडेंस को अगर हम रिस्टोर करें, सिविल सोसाइटी को इंगेज किया जाए और जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं उनको आइसोलेट किया जाए और एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लिया जाए रिस्टोरेशन ऑफ द पीस एंड नॉर्मलिसी के लिए, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि इंटरनेट शटडाउन करना ही एक आपका लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करने के लिए ओनली सोल्यूशन नहीं है, आपके पास और भी सोल्यूशन है जो आप यहाँ पे ला सकते हो। उसमें क्या क्या है कि रिस्टोर करना कॉन्फिडेंस को, इंगेज करना सिविल सोसाइटी को, आइसोलेट करना एक्सट्रीमिस्ट्स को और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेना रिस्टोरेशन ऑफ द पीस एंड नॉर्मलिसी को लेकर के, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, इस आर्टिकल में इतनी चीज़ें थी कि उसको आप अपने वहाँ पे नोट डाउन कर लेना कहीं पे कि आप ये वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो कि 3-4 पॉइंट ये चीज़ें हैं। और इश्यूज़ में आप ये डाल सकते हो कि जो क्रिपलिंग इफेक्ट्स होते हैं इकोनॉमी को लेकर के, ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो एक ये ऑर्डर है विद रिगार्ड टू द इंटरनेट एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आप इसको भी अपने नोट्स में कहीं ना कहीं अगर जहाँ आपने नोट्स बनाया होगा एज अ इंटरनेट का लेकर या फ्रीडम फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स में कहीं ना कहीं आपका जो आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, और फ्रीडम टू कैरी आउट क्या नाम है क्या कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं आप ये पॉइंट्स अपने नोट कर लेना। हम बात करते हैं अगला आर्टिकल जो हीट वेव को लेकर के। तो हीट वेव को लेकर के ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं आज के टाइम पे हीट वेव्स आ रही हैं जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की डेथ्स हो रही हैं, खासकर जो यूपी वाला रीजन है उस रीजन में। तो वहीं की अभी एक स्टडी की गई थी और उन्होंने ये बताया कि आज के टाइम पे अभी एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, उनको कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने बहुत सारी जो डेथ थी ना उनको जो उसका एज अ कॉज बताया था वो हीट बताया था कि हीट की वजह से डेथ हो गई थी। इसके बाद एक स्टेट अपॉइंटेड टीम गई थी वहाँ की लोकल कंडीशन को देखने के लिए, साथ ही साथ उन्होंने ये डाउट आया वहाँ पर एक्सप्रेस किया गया कि क्या नाम है हीट बिंग अ फैक्टर जो था ना वो कहीं ना कहीं जो आसपास के रीजन है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं वो तो लोअर है, तो ये एक रीजन में कैसे होगा, अगर हीट वेव है तो आसपास के रीजन में भी तो उससे डेथ होंगी। ऐसा तो ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में ही सिर्फ क्या नाम है डेथ हो रही हैं हीट वेव्स को लेकर के, तो ऐसा तो हो नहीं सकता था। मतलब अगर है तो मतलब आसपास के रीजन में भी तो थोड़ी बहुत होनी चाहिए ना, तो आसपास के रीजन में क्यों नहीं हो रही है। तो फिर उन्होंने ये बताया कि हीट वेव जो है ना वो कहीं ना कहीं सिर्फ 50% कॉन्ट्रीब्यूट करती है डेथ को लेकर के, कि अगर मान लो कि अगर एक डेथ हो रही है किसी इंसान की हीट की वजह से तो उसमें जो हीट का रोल है ना वो सिर्फ 50% होता है और बाकी जो क्या नाम 50% रोल है वो किस चीज़ का है, वो है बैड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सिक्योरिटी को लेकर के, कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बैड और सोशल सिक्योरिटी इसकी वजह से नहीं है कि इसकी वजह से जो हीट है ना वो इंसान उस चीज़ को टैकल नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने ये बोला है कि जो टीम गई थी उन्होंने ये भी बताया कि कहीं ना कहीं कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से भी कहीं ना कहीं लोगों की डेथ हो रही है कि लोग अपने आप को कूल नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे कहीं पानी वो इतना ज़्यादा कंटेमिनेटेड है कि लोग उस पानी को यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं खुद को कूल रखने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है हीट वेव्स, जहाँ पे लोग बताते रहे कि हीट वेव्स की वजह से डेथ हो रही है, बल्कि एक्चुअल कारण क्या है कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं और सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है वो उतनी अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है कि हीट वेव्स को टैकल किया जा सके। और इन्होंने ये बताया कि जो हीट डेडलाइन से वो डिपेंड करती हैं कि डेडलीनेस की कि हीट कितनी ज़्यादा डेडलीनेस है वो एक्चुअली में डिपेंड करती है कि एक इंसान की जो इंडिविजुअल जर्नल वेलबीइंग है कि वो कितना फिट है, उसके एसिमुलेशंस को लेकर के, उसकी जो फिजिकल एक्सॉर्शन है उसको लेकर के, उसकी कॉर्मोडिटीज़ हो गया, उसका लोकेशन, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एक्सटेंट ऑफ द हीट एक्सपोजर, इन सारी चीज़ों को लेकर के ही हीट डेडलीनेस डिसाइड होती है कि हीट कितनी डेडलीनेस है, ठीक है। लेकिन ये सारे जो क्या नाम है फैक्टर्स हैं वो इंटरप्ले होते हैं आपस में, क्या नाम है हर फैक्टर का अपना अपना कॉम्प्लेक्स रोल है
और इन्होंने ये बोला है कि द क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर के इंडिया ज़्यादा सफ़र कर रहा है और साथ ही साथ कंसिडर सम लिटरेसी एंड एक्सेस टू द रिसोर्स की इंडिया के जो लिटरेसी और जो रिसोर्स है कहीं ना कहीं उन चीज़ों के भी कहीं ना कहीं उसमें एक हिंड्रेंस आ रहा है, जिसकी वजह से कि लोगों को उतनी नॉलेज नहीं है कि कहीं ना कहीं जो एक सिंपल फैक्ट होता है कि हीट डेडली, जब हमारी बॉडी उसको कहीं ना कहीं उसको एक्यूमुलेट करके रख लेती है लेकिन उसको शेड नहीं कर पाती। हीट आपकी बॉडी में मान लो अगर वो हो गई, वो एब्जॉर्ब कर ली, लेकिन उसको वो निकाल नहीं पा रही है, उसको एक्यूमुलेट नहीं कर पा रही है। किस लिए होता है? जैसे अगर पुअर लिविंग कंडीशन है कि आप एक ऐसी जगह रह रहे हो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म है, एकदम वो ग्रीन हाउस चैम्बर बना हुआ है ग्रीन गैस का, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी पुअर लिविंग कंडीशन हो सकती है। अब जैसे कास्ट और जेंडर बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसको लेकर ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल्स, एक रूम है वहाँ पे उसमें मतलब 100 लोग हैं या फिर 50 लोग भरे पड़े हैं हॉस्पिटल्स में, तो उसकी वजह से भी ओवर क्राउडेड इतनी सारी चीज़ें कि वेंटिलेशन नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर एयर नहीं, सर्कुलेशन नहीं हो पा रही है, फैसिलिटीज़ नहीं है कि वहाँ पे कूलिंग के लिए पानी की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं ये उन चीज़ों को लेकर के एक उसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर रही हैं, ये जो कारण है हीट वेव्स वाले। इन्होंने बोला कि जैसे एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर हो गया, इंडोर वेंटिलेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, रेगुलर वर्क ब्रेक हो गया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेज लॉस, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को नहीं मिल पा रही। इसकी वजह से कि कहीं ना कहीं जो एक पर्सन है वो हीट वेव्स की वजह से उनकी डेथ हो रही है, क्योंकि उसको इन सारी एमिनिटीज़ का एक्सेस नहीं है। एक पर्सन है, उसकी अब वेज लॉस है, अब उसको लगता है कि भाई मैं आज इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन फिर भी वो काम करने जा रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं 2 घंटे काम नहीं करूँगा तो मेरा वेज है वो कहीं ना कहीं कट जाएगा। अब इतनी ज़्यादा गर्मी, वो 2 घंटे उसी कड़ी धूप में काम कर रहा है अपनी वेज को बचाने के लिए, जिसकी वजह से एंड वो अपनी लाइफ से कहीं ना लाइफ लॉस कर देता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक वेज प्रोटेक्शन की भी यहाँ पे उन्होंने बताई गई है कि वेज प्रोटेक्शन भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है हीट लॉस को टैकल करने के लिए। इन्होंने ये बोला है कि यूपी और बिहार जो क्या नाम है हीट रिस्पांस को लेकर के बहुत ज़्यादा दूर हैं उस चीज़ को लेकर के कि इनका जो हीट रिस्पांस है वो कहीं ना कहीं काफ़ी पुअर है। इन्होंने कहा है कि उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, अब जितनी हीट रिलेटेड डेथ हैं उनको साथ में उसको असाइन करना पड़ेगा कॉज की, उसका कॉज क्या है। सिर्फ आप लिख दे रहे हो कि हीट वेव है तो कि हीट वेव की वजह से देते हो, तो हीट वेव पूरा प्रॉपर कॉज नहीं आप बता रहे हो। और इन्होंने बताया कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ऑफ द कॉज ऑफ द डेथ, MCCD जिसे बोलते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ द कॉज ऑफ द डेथ, ठीक है, इसको प्रॉपर कोड क्या नाम है फॉलो करना पड़ेगा। जो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम है, उसका जो एक प्रॉपर कोड है उसको फॉलो करना पड़ेगा। उस प्रॉपर कोड के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं मेडिकल सर्टिफिकेट जो कॉज ऑफ डेथ के इशू करना पड़ेगा। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार्स जर्नल है उसको कहीं ना कहीं ये जो पूरे MCCD का डेटा है इसको पूरा कंपाइल करना चाहिए और साथ ही साथ हर ईयर जो है उसको पब्लिश करना चाहिए, जिसकी वजह से जो रिसर्च है कहीं ना कहीं उस डेटा पे वो हो सके और साथ ही साथ उसकी रिसर्च के बेसिस पे एक अच्छी इफ़िशिएंट पॉलिसी इनपुट आया जा सके। ठीक है, कि अगर डेटा होगा, डेटा के बेसिस पे रिसर्च होगा और रिसर्च के बेसिस से फिर पॉलिसीज़ बनेगी और उस पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। अगर डेटा ही नहीं होगा तो रिसर्च कैसे होगी। ठीक है, तो उस डेटा का कंपाइलेशन उन्होंने बोला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो रजिस्ट्रार जनरल को करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये बोला कि ये जो रजिस्ट्रार जनरल का ऑफिस है, इन्होंने 2021 और 2022 का अभी तक डेटा ही रिलीज़ नहीं किया है। और उन्होंने बोला कि 2020 का जो डेटा है वो कहीं ना कहीं अभी लास्ट ईयर आया है, 2022 में आया है। ठीक है, और इन्होंने ये बोला कि जो बिहार है उसमें कहीं ना 3.4% ऑफ जो रजिस्टर्ड डेथ है उसको क्या नाम है ये बताया गया, हीट वेव्स बताया गया है। ठीक है, और उन्होंने ये बोला है कि जो नॉट एवरी वन हु डाइज ड्यूरिंग अ हीट वेव हैज़ डाइड ड्यू टू द हीट, बट ओनली इफ़ अ गुड लिविंग कंडीशन हैज़ बीन द नॉर्म, इफ़ दे हैव नॉट द स्टेट इज़ मच एज ब्लेम एज द हीट। तो उन्होंने ये बोला है कि जो हीट के कारण जो डेथ हो रही है ना वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हीट की वजह से, वो इसलिए हो रही है क्योंकि जो गुड लिविंग कंडीशन है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे नॉर्म नहीं है। आप इतनी पुअर लिविंग कंडीशन में इंसान रह रहा है तो वो अगर हीट से नहीं मरेगा तो बाकी चीज़ों से वो मर ही जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर के इन्होंने बोला है कि अगर इंसान को गुड लिविंग कंडीशन नहीं मिल रही है तो हीट भी उतनी स्टेट जो है स्टेट भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना हम हीट को ब्लेम कर रहे हैं हीट वेव्स को लेकर के। ओके, तो ये हीट वेव्स को लेकर के थोड़ा आर्टिकल था, इसमें मैंने 3-4 चीज़ें बता दी गई हैं कि यहाँ पे आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिल गया होगा कि हीट वेव्स तो हैं ही, साथ में जो पुअर लिविंग कंडीशन जो हैं, उसके बाद जो एक्सेस जो है उनको क्या नाम है, इसमें कॉजेज़ क्या है, पुअर लिविंग कंडीशन डाल दो, कास्ट बेस्ड जेंडर स्ट्रक्चर्स हो गए, ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल्स हो गए, और एमिनिटीज़ उन्होंने बोला है कि जैसे क्या क्या इसको हम कर सकते हो। तो इसमें आप ये डाल सकते हो कि जैसे एक्सेस उनको दिया जाए ड्रिंकिंग वाटर का, इंडोर वेंटिलेशन को, हेल्थ केयर, रेगुलर वर्क ब्रेक होने चाहिए, प्रोटेक्शन वेज लॉस में होना चाहिए,
उसके बाद ये MCD जो सर्टिफिकेट है, ये इंटरनेशनल स्टैटिक क्लासिफिकेशन डिजीज़ और रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम है, ये होना चाहिए। कंपाइलेशन ऑफ डेटा होना चाहिए, रिसर्च और पॉलिसी इनपुट होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आप अपने नोट्स में इसको ऐड ऑन कर लेना। फिर आ जाते हैं अगले आर्टिकल में। ये बोला गया है कि जो केयर गिवर होते हैं मेंटल इलनेस को लेकर के, जिनको मेंटल इलनेस होती है, उनको जो केयर प्रोवाइड करते हैं, उन केयर गिवर्स को भी कहीं ना कहीं एक साइकेट्रिक असिस्टेंस की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये बताया गया कि नेशनल हेल्थ मिशन जो है, ठीक है, उसने एस्टिमेट किया कि अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7% जो इंडियन पॉपुलेशन है कहीं ना कहीं मेंटल डिसऑर्डर से आज के टाइम पे सफ़र करती है। और इसकी माने तो मतलब हर 4 में से 1 फैमिली है, उसमें से एटलीस्ट 1 मेंबर जो है, ठीक है, उन 4 फैमिलीज़ में से 4 फैमिली में से 1 फैमिली और 1 फैमिली का एटलीस्ट 1 मेंबर जो है कहीं ना कहीं बिहेवियरल और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से आज के टाइम पे वो उसका शिकार है, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला है कि ये कोविड-19 पैंडमिक आने की वजह से जो कंडीशन थी मेंटल डिसऑर्डर की या फिर मेंटल इलनेस की, वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा क्या नाम है वर्स हो गई है। क्योंकि लॉन्ग पीरियड ऑफ आइसोलेशन हो गया था, उसके बाद फील्ड ऑफ लव्ड लूजिंग वंस हो गया, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आ गई थी और अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर, ठीक है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेस था इंसान के माइंड को वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। लेकिन उन्होंने बोला कि ये जो बहुत सारे केसेस होते हैं मेंटल इलनेस को, ये कहीं ना कहीं हम इसको इग्नोर करते हैं या फिर अनट्रीटेड ये रह जाते हैं, क्योंकि इग्नोरेंस एंड सोशल स्टिग्मा की लोग कहते हैं कि ये मेंटल इलनेस है, तो कहते हैं यार ये तो ऐसे ही है, मतलब लोग उतना ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं इन चीज़ों को। और कहीं ना कहीं इसका एब्सेंस ऑफ द विजिबल प्रूफ ऑफ द इलनेस को लेकर के और डेविएशंस इन बिहेवियर जो है कहीं ना कहीं इसकी वजह से एटीट्यूडनल इश्यूज़ भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से मैरिटल ट्रबल्स होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, जॉब स्ट्रेस होता है, लव अफेयर और एग्जामिनेशन स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं एज अ कॉज बताए गए हैं, जो टीनेज बिहेवियर इश्यूज़ को कहीं ना कहीं और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। तो प्रॉपर डायग्नोसिस की बिना जो पेशेंट होता है और उनकी जो फैमिलीज़ होती हैं, कहीं ना कहीं ये दोनों आज के टाइम पे मेंटल हेल्थ को लेकर के सफ़र कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनके जो रिस्पॉन्सेस होते हैं आज भी मिथ, स्टिग्मा और टैबूज़ के उसी में जूझ रहे हैं, माइट कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉज क्या है कि केयर गिवर स्ट्रेस के होता है। तो 90% जो साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं ना इंडिया में, वो आज के टाइम पे अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं। और जो केयर गिवर होता है ना, जो केयर प्रोवाइड कर रहा है, जो फैमिली है उसके साथ में जो गार्जियन हैं उनके, वो भी कहीं ना कहीं आज के टाइम पे कंसिडरेबल स्ट्रेस में होते हैं, क्योंकि जो फिज़िकल और इमोशनल केयर गिविंग जो देते हैं ना, वो कहीं ना कहीं सोशल आइसोलेशन, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ और जो ट्राइबलसम बिहेवियर होता है ना पेशेंट की वजह से, वो कहीं ना कहीं उनको भी इम्पैक्ट कर रहा होता है। अब जैसे एक इंसान है, ठीक है, मान लो मैं हूँ, अगर मैं फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो रही है मुझे या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से मेरी फैमिली है वो मुझे अगर केयर प्रोवाइड कर रही है, तो कहीं ना कहीं अगर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी मेरी है, मेरा खर्चा अगर मेरी फैमिली उठा रही है, तो मेरी फैमिली को भी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो रही होगी। मैं प्रॉब्लम में हूँ, मेरे इतनी सारी दिक्कतें हैं, तो मेरी जो फैमिली होगी वो भी कहीं ना कहीं अगर मुझे इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, तो उनको भी एक टेंशन हो जाती है ना कि उनके बेटे की तबीयत ख़राब है, उनके बेटे की ऐसे बिहेवियर्स हो रहे हैं या फिर ऐसा चेंज हो रहा है। अगर सोशल आइसोलेशन मेरा है, तो कहीं ना कहीं उनका भी तो सोशल आइसोलेशन धीरे धीरे हो रहा है, उनके माइंड में तो स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि इसकी वजह से जो केयर गिवर है उनको भी थोड़ी ज़रूरत है। उन्होंने ये बताया कि जो लार्जर फैमिलीज़ होती हैं, जो प्राइमरी केयर गिवर बर्डन होता है वो शेयर्ड हो जाता है फैमिली मेम्बर्स के बीच में। लेकिन आज के टाइम पे जैसे जैसे फैमिली का साइज़ जो रिड्यूस होता जा रहा है, जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिली आती जा रही है, तो जो रोल है ना वो कहीं ना कहीं जो स्पाउस होता है, हस्बैंड या वाइफ, ठीक है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा फाइल हो जाता है कि अगर हस्बैंड दिक्कत में है तो फिर वाइफ को देना पड़ेगा, वाइफ को दिक्कत है तो हस्बैंड देता है केयर। और कहीं ना कहीं जो जॉइंट फैमिली का पहले कॉन्सेप्ट था जहाँ पे बहुत सारे लोग होते थे घर में, वो कहीं ना कहीं उसकी तो वहाँ पे जो बर्डन होता है वो हर सब में बढ़ जाता था थोड़ा थोड़ा। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिली की वजह से ये बर्डन जो बढ़ नहीं पा रहा और कहीं ना कहीं दोनों को प्रॉब्लम होती जा रही है। और इसकी वजह से इन्होंने ये बताया कि जो मेंटल इलनेस की वजह से जो डेली लाइफ होती है ना, वो कहीं ना कहीं हाउस होल्ड की वो डिस्टर्ब हो जाती है। जो फैमिली रिसोर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं ड्रेन हो जाते हैं कि पैसे लोगों के इधर उधर खर्च होने लगते हैं सारी चीज़ों में, दवाइयों में, उसके बाद बाकी चीज़ों में। और साथ ही साथ जो वुमेन केयर गिवर हैं उनके बारे में बताया गया है कि कहीं ना कहीं वुमेन केयर गिवर जो उनको और ज़्यादा चैलेंज फेस करने पड़ते हैं केयर गिविंग में, कि कैरियर को लेकर के, चाइल्ड रियरिंग, उन्हें बच्चे भी संभालने पड़ते हैं। उसके बाद हाउस होल्ड चोर्स भी होता है जो घर के रिटर्न में होते हैं उनके पास। इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको जो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट होता है ना, वो उनके लिए तो बहुत डिस्टेंट पॉसिबिलिटी होती है कि कहीं ना कहीं उनको तो ये बहुत इनफॉर्मली मिलता है, बहुत दूर जाकर उनको तो मतलब सबसे लास्ट सेक्शन में रखा जाता है जो वो वुमेन केयर गिवर्स होती हैं। और उन्होंने ये बोला है कि जो
प्रोलॉन्ग केयर गिविंग नेगेटिवली और एक लंबे समय तक, जैसे मान लो कि अब किसी का बेटा है, अब उसको क्या नाम है 1 साल तक अगर उसकी फैमिली उसको देती जा रही है, तो एक टाइम के बाद एक इतने लंबे 1 साल मैं मिनिमम ले रहा हूँ, कोई 5 साल भी होते 10 साल भी होते, इतने लंबे टाइम तक फिर करने के बाद ना एक फैमिली होती है ना, तो फैमिली भी कहीं ना कहीं फैमिली के बिहेवियर में भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल वेलबींग उनका जो होता है ना वो भी निगेटिवली इफेक्ट होने लगता है। तो केयर गिविंग के लिए केयर वेरियस स्ट्रेटजीज़ वो इंक्लूड करते हैं, जैसे शेयरिंग हो गया, और स्पिरिचुअलिटी हो गया, हॉबीज़ हो गया, सेल्फ गैस हो गया, ठीक है, सेल्फ गैस लाइटनिंग हो गया। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने ये बोला है कि ये कुछ चीज़ें होती हैं जो क्या नाम है जो केयर गिवर्स होते हैं घर में वो यूज़ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अनहेल्दी कॉपिंग मैकेनिज़्म जो होता है ना वो कहीं ना कहीं दोनों को इम्पैक्ट करता है, केयर गिवर को और पेशेंट्स को देने को। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंस है फैमिली केयरिंग फॉर द फैमिली केयर गिवर्स, ठीक है। तो उन्होंने बोला काउंसलिंग सर्विसेज जो आज कहीं ना कहीं केयर गिवर्स के लिए तो क्या नाम है दी जाती हैं, लेकिन ऑन द रिक्वेस्ट प्रोवाइड की जाती हैं, और ये सफिशिएंट सिचुएशन नहीं है कि दिस इज़ नॉट सफिशिएंट ऑफ केयर सिचुएशन ऑफ केयर गिवर, और ये सफिशिएंट सिचुएशन नहीं केयर गिवर के लिए। और साथ ही साथ इन्होंने ये बोला है कि जो केयर गिवर की जो सिचुएशन होती है ना वो आज कहीं ना कहीं सिमिलर होती है बॉइलिंग फ्रॉग को लेकर के, कि जहाँ पे वो जो इंडिविजुअल होता है वो इतना अवेयर नहीं हो पाता है, ठीक है, इमोशनल स्ट्रेन को लेकर के, इसलिए वो रिक्वेस्ट भी नहीं करता है। अब जैसे एक मान लो, जैसे मैंने अभी एक करंट एग्जांपल बताया, मान लो अगर मेरी क्या नाम है मेंटल इलनेस को लेकर के प्रॉब्लम है, मुझे मेरी मम्मी है, ठीक है, मेरी मम्मी मुझे क्या नाम है इमोशनल क्या नाम है जितना भी केयर गिविंग वो मुझे प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन एक टाइम पे जाके मेरी मम्मी अगर क्या नाम है उस चीज़ को लेकर के उनके यूटिलिटी लेवल से सेटिस्फाइड नहीं हो पाता, या फिर कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि उनको खुद को प्रॉब्लम आने लग रही है, लेकिन वो किसी को बता नहीं पाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या करेंगी, एक वो सोचेंगे घर में एक इंसान वैसे ही इतना प्रॉब्लम में, उसके साथ ही साथ वो खुद भी अवेयर नहीं हो पाता इंसान कि मैं कितना इमोशनल स्ट्रेन में जा रहा हूँ, ठीक है, इसी वजह से वो खुद भी रिक्वेस्ट नहीं कर पाता उन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि वो सामने वाले को पता होता है ना, एक इंसान को खुद से नहीं पता लगता कि वो कब क्या नाम है इसमें मेंटल इलनेस में जा रहा है, वो सामने वाले को रियलाइज़ होता है कि जो देख रहा होता है उसे, ठीक है, जो केयर गिवर होता है उसका। और केयर गिवर को ही जब प्रॉब्लम होने लगी तो उसके लिए कौन आएगा, उसका केयर गिवर कौन बनेगा। तो उन्होंने ये बोला है कि स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन जो है इस प्रॉब्लम्स को लेकर के वो एसेंशियल है। तो उन्होंने ये बोला है कि जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, ठीक है, और जो एक डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, इनका कहीं ना कहीं आज भी जो फोकस है वो पेशेंट पे है, लेकिन इन्होंने जो केयर गिवर होता है उसको कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर दिया गया, ओके। और इन्होंने ये बोला है कि हमें ये एसेंशियल है आज के टाइम पे कि हम एक स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन प्रोग्राम लेकर के आएँ जहाँ पे हम एजुकेट करें और सपोर्ट प्रोवाइड करें केयर गिवर ऑफ द साइकेट्रिक पेशेंट्स को लेकर के, हमें उनको एजुकेट करें, इलनेस के बारे में बताएं, उनका रोल के बारे में बताएं, और साथ ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताएं, जिसकी वजह से वो एक बेटर सेंस ऑफ कंट्रोल लेकर के आ जाएँ खुद की लाइफ को लेकर के, और साथ ही साथ जो उनका एक केयर गिवर का रोल है उसको वो अच्छे से निभा पाएँ, ठीक है। बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं डेवलप्ड कंट्री में जो ये शो करती हैं कि प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द फैमिली केयर गिवर्स, कि अगर हम जो फैमिली जो केयर गिवर की जो फैमिली है उसको अगर हम क्या नाम है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो साइकेट्रिक इलनेस होती है ना लव्ड वंस की, वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगती है, धीरे धीरे वो कम होने लगती है। और सक्सेसफुल इंटरवेंशनल मॉडल जो होते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, उसमें इंक्लूड होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, साइको एजुकेशनल स्किल बिल्डिंग, फैमिली काउंसलिंग और पीयर सपोर्ट, ठीक है। ये 4 चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि एक सक्सेसफुल इंटरवेंशनल मॉडल में ये 4 चीज़ें इंक्लूड हम कर सकते हैं। और साइको एजुकेशनल मीटिंग जो होती हैं वो फैमिलीज़ के साथ हो जाती हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए जा सकते हैं, जैसे कि ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द कंडीशन, की घर में क्या क्या कंडीशन चल रही है, पेशेंट का हालात कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें कर रहे हो, उससे आप बात कैसे कर रही हो, उसके करंट सिम्टम्स क्या हैं, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स क्या क्या है रिलैप्स के, अवेलेबल थेरेपीज़ क्या कह सकते हैं, उनकी इफेक्टिवनेस क्या क्या है, जो ट्रीटमेंट है वो कितना सेफ़ है, टिपिकल साइड इफ़ेक्ट जो हो सकते हैं, और ट्रीटमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस जो हैं कि कितने खर्च हो रहे हैं, कहाँ से आप उसको सोर्स कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें, बर्डन कितना है, बर्डन आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हो कि उस इंसान पे कितना बर्डन है, और उस चीज़ को आप ये जो पूरे प्रॉब्लम्स इनको आप कोप कैसे रहे हो, उसका कोपिंग मैकेनिज़्म क्या है आपका, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हम वो जो एक साइकोलॉजिकल जो मीटिंग होगी, साइको एजुकेशनल मीटिंग फैमिलीज़ के साथ, उसमें ये चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं। और इन्होंने बताया एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि प्रिपेयर्डनेस ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम, कि हेल्थ केयर सिस्टम हमारा कितना प्रिपेयर है कि ये केयर गिवर को सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि इसमें क्या नाम है इस प्रीलिमिनरी एक्सरसाइज इंक्वायरी जो हुई थी हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर, उसमें ये पाया गया कि जो ट्रेंड क्या नाम है स्पेशलिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। इंडिया में क्या नाम है सिर्फ 43 स्टेट रन मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है,
43 पूरे इंडिया में सिर्फ 43 स्टेट रन मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, जिसमें सिर्फ 3800 साइकेट्रिस्ट हैं और 900 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। तो टोटल आप इसमें देख लो तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कितनी आ गई है, 4700 टोटल कितने साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों मिला करके हैं। ओके, और उसमें ये बोला जाता है कि मतलब कहीं ना कहीं एक 1 साइकेट्रिस्ट 1 साइकोलॉजिस्ट फॉर एवरी 4 लाख एंड 16 लाख, मतलब एक साइकेट्रिस्ट है कितने 4 लाख लोगों के लिए, और एक साइकोलॉजिस्ट है 16 लाख सिटीजन्स के लिए। तो देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये एक इनसफिशिएंट बजट एलोकेशन जो है मेंटल हेल्थ पेशेंट्स के लिए, ये आज के टाइम पे जो डेवलपिंग नेशंस हैं इनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंसर्न रेज करता है। ओके, और जो इनसफिशिएंट पर्सनल्स हैं हमारे यहाँ साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के, वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को और ज़्यादा सर्व बना देते हैं। और इन्होंने ये बोला है इंश्योरेंस को लेकर के, क्या इंश्योरेंस की बात की है इन्होंने ये बताया कि जो प्राइवेट क्या नाम है मेंटल हेल्थ है वो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनकी जो सर्विसेज हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और कहीं ना कहीं बियॉन्ड रीच है कि बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और जो मेंटल इलनेस है उसको क्या नाम है एक्सक्लूड किया जाता है लिस्ट ऑफ एलिमेंट, जो मेडिकल इंश्योरेंस है जो क्या नाम है कवर करते हैं, उसमें से कहीं मेंटल इलनेस को उतना क्या नाम है कवर नहीं किया जाता है। जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 का वो करेक्टिव स्टेप प्रोवाइड करता है मैंडेट का कि जो मेंटल डिसऑर्डर को किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है ऑन पार विद द फिजिकल डिसऑर्डर फॉर द इंश्योरेंस कवरेज। जो इंश्योरेंस कवरेज में जितने फिजिकल डिसऑर्डर्स को कवर किए जाते हैं उसके साथ ही साथ हमें उसको मेंटल डिसऑर्डर को भी वहाँ पे कवर करने की बात की गई है इसमें मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो 2017 है उसमें। और गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो कि क्या नाम है प्रोवाइड की जाती है पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज़ के, जैसे एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था आयुष्मान भारत वाला, ठीक है। और इसमें भी क्या नाम है मेंटल डिसऑर्डर को लेकर कवरेज बताई गई, लेकिन जो कवरेज है प्राइवेट इंश्योरेंस की क्या नाम है इस चीज़ को लेकर के मेंटल इलनेस को लेकर के वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। इन्होंने बोला कि बहुत सारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे माइंड रूट हो गई, लोन पैक हो गई, वाइट सॉन फाउंडेशन हो गई, ये भी कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप में वर्क कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका भी जो क्या नाम है सपोर्ट सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं आज के टाइम कुछ इश्यूज़ के कारण सर्व होता जा रहा है, और इनका जो स्केल है उस चीज़ पे वर्क करने का वो कहीं ना कहीं इनसिग्निफिकेंट है। और जैसे जैसे फैमिली साइज जो रिड्यूस होता जा रहा है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रही है और पुअर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की वजह से जो केयर गिवर का बर्डन है वो कहीं ना कहीं साइकेट्रिक इलनेस के केस में वो और ज़्यादा वर्स होते जा रहा है। और जो लैक ऑफ टेलर्ड इंटरवेंशन, जो क्या नाम है इंटरवेंशन टेलर्ड मतलब कि हर एक इंसान के अकॉर्डिंगली उसके इंडिविजुअल मॉडिफिकेशन करके कि मतलब हर एक इंसान को जिस तरीके की क्या नाम है ज़रूरत हो, जिस तरीके का केयर उसको चाहिए उसके हिसाब से टेलर्ड करके वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो केयर गिवर की जो वेलबींग है और जो पेशेंट की ट्रीटमेंट पार्टिसिपेशन ये कहीं कहीं निगेटिवली इम्पैक्ट हो रही है। और तो उन्होंने बोला है कि एक सर्व कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट होना चाहिए सर्व साइकेट्रिक इलनेस का इन फ्यूचर, और साथ ही साथ एक इफेक्टिव पार्टनरशिप होनी चाहिए बिटवीन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, इनफॉर्मल केयर गिवर्स जो हैं जैसे फैमिली वगैरह हो गई, फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, और साइकोलॉजिकल सोशल इंटरवेंशंस होने चाहिए, ठीक है, जो आज के टाइम पे रिक्वायर्ड है। तो ये आर्टिकल बहुत अच्छा था, इसमें देखो प्रॉब्लम्स बता दी गई केयर गिवर्स को लेकर के और क्या क्या आप कर सकते हो, सक्सेसफुल इंटरनेशनल मॉडल्स हो गए, उसके बाद जो इश्यूज़ हैं आज के टाइम पे रिड्यूसिंग फैमिली साइज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो बढ़ रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, ये देखो आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ो, डेटा इसमें आपको दिया हुआ है पूरा, इतनी आप क्या नाम ये इंट्रो है, इस इंट्रो को आप पढ़ोगे ना तो इस इंट्रो में पूरा आपको पता लग जाएगा कि इस पूरे आर्टिकल में आप पढ़ने क्या वाले हो। देखो उन्होंने यहाँ प्रॉब्लम्स भी बता दी है, उसके बाद क्या नाम सिचुएशंस भी बता दी है, ठीक है। तो इन चीज़ों को लेकर के आपको पूरा एक इंट्रो पता लग गया पूरे आर्टिकल के बारे में। फिर उन्होंने कॉजेज़ बता रखे हैं आप पूरे एक लाइन से, फिर उसके बाद इन्होंने सोल्यूशन बता रखे हैं, सोल्यूशन के बाद फिर इन्होंने इंश्योरेंस का एक डायमेंशन कवर कर रखा है, फिर यहाँ पे एक कंक्लूजन उन्होंने कर रखा है जहाँ पे इन्होंने कॉजेज़ फिर से करे हैं, उसके बाद लास्ट में यहाँ देखो एक क्या नाम है उसका सोल्यूशन भी बता रखा है। तो कहीं ना कहीं एक जो आर्टिकल होता है ना यहाँ से आप अपनी ऐसे राइटिंग देख सकते हो और आपकी आंसर राइटिंग जो है ना उसके भी आप एग्जांपल इसमें से ले सकते हो कि आंसर राइटिंग कैसे करनी होती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4 आर्टिकल। अगला आर्टिकल देख लेते हैं, एडिटोरियल क्या है, सेडिशन को लेकर के है। तो अभी क्या हुआ है कि लॉ कमीशन की 279 रिपोर्ट आई थी, ठीक है, अप्रैल 2023 में, और उन्होंने ये बोला है कि अब तक का जो सबसे कंट्रोवर्शियल सेक्शन रहा है ना उसको रिटेन करने की बात कही है। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 124A ऑफ द IPC। कौन सी किस चीज़ से रिलेट करता है? ये करता है सेडिशन से रिलेट करता है। तो इसमें ये बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने SG
वॉम्बैट करे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया क्या नाम जो केस था, इसमें इन्होंने ये बोला था कि सारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, इनको कहीं ना कहीं जितने भी ट्रायल हैं, पेंडिंग ट्रायल्स हैं और अपील्स प्रोसीडिंग है, उनको कहीं ना कहीं अभी अबेंस में रखने के लिए, ठीक है, कि उन्होंने ये बोला था कि ये जो सेक्शन है ना, सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी, ये कहीं ना कहीं आज की जो करंट सिचुएशन है ना, करंट सोशल जो सिचुएशन है उसके साथ ये मैच नहीं कर पाता है, ट्यून में नहीं है। लेकिन जो लॉ कमीशन है उसने ये कंक्लूड किया कि इस जो प्रोविज़न है ना 124A को, इसको रिटेन करना ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। कमीशन ने ये किया कि जो अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट है ना, UAPA 1967, ये कहीं ना कहीं आज के टाइम पे वो सारे एलिमेंट्स को कवर नहीं कर पाता है जो कि 124A में कवर होते हैं। तो इसलिए कहीं ना कमीशन ने रिकमेंड किया कि एक प्रोसीजर गाइडलाइन होनी चाहिए ताकि ये जो 124A है ना, इसका जो मिस यूज़ है उसको हम कहीं ना कहीं प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। इसको एलिमिनेट करने की बात नहीं की, लेकिन इसका जो मिस यूज़ है उसको कहीं ना कहीं प्रिवेंट करने की बात की गई है लॉ कमीशन की 279 रिपोर्ट में, ठीक है। तो लॉ कमीशन ने बहुत सारे वायलेंस इंसिडेंट्स बताए हैं माओइस्ट के अंदर में, जो थ्रेट्स हैं, क्या नाम है, थ्रेट्स टू इंडियन सिक्योरिटी का एक इन्होंने एक चैप्टर 6 है लॉ कमीशन की रिपोर्ट में, उसके अंडर में इन्होंने ये बताया कि जो माओइस्ट क्या नाम है बहुत सारे हैं, उनके जो अटैक्स होते हैं उसकी वजह से जो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के जो चैलेंजेस होते हैं, तो उस चीज़ को लेकर के इन्होंने बताया कि कैसे उस चीज़ को टैकल करने के लिए ये 124A ज़रूरी है, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि जो नंबर ऑफ माओइस्ट इंसिडेंट है वो कहीं ना कहीं 2004 में 1533 थे और 2021 में वो 509 हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो इंसिडेंट है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो रिड्यूस होते जा रहे हैं। और माओइस्ट, और उन्होंने ये भी बोला है कि अनडिस्प्यूटेड एजेंडा है कि जो माओइस्ट का जो मेन एजेंडा होता है ना कि पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करना है बाय ओवरथ्रोइंग द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके पावर कैप्चर करने की बात कही जाती है माओइस्ट के थ्रू। तो इन्होंने ये बोला है कि डिस्पाइट द डिप इन द ओवरऑल माओइस्ट वायलेंस, और छत्तीसगढ़ जो रिपोर्ट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ माओइस्ट इंसिडेंट, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा माओइस्ट इंसिडेंट होते हैं। उन्होंने ये बोला कि जो माओइस्ट इंसिडेंट है वो कहीं ना कहीं स्टेट टू स्टेट वैरी करते रहते हैं, जैसे 445 थे 2014 में, 253 हो गए और 2021 में। और NCRB का जो डेटा है ना वो ये शो करता है कि जो नंबर ऑफ़ केसेस है ना जो रजिस्टर्ड होते हैं सेक्शन 124A के अंडर, ठीक है, IPC में, वो कहीं ना कहीं जीरो है ये देखो वो जीरो है किसमें, 2015, 16, 17 और 2020 के अंडर में। कहीं ना कहीं जो सेक्शन जो ये मतलब जो आप ये देखोगे कि माओइस्ट जो अटैक हैं उनकी जो गिनती है वो तो कहीं ना कहीं 253 है 2021 में, 445 थी इसमें, ठीक है। और यहाँ पे भी डेटा दिया हुआ है कि 500 इसमें आ गए। लेकिन जो क्या नाम है केस रजिस्टर्ड किए गए हैं इसके जिस सेक्शन के लिए 124A के अंडर में, वो कहीं ना कहीं जीरो हैं। 2015 में भी जीरो है, 16, 17 और 20 में भी जीरो है। और 2014 से लेकर 2021 के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा केस अगर हुए हैं तो या तो मिनिमम 1 हुए हैं और मिनिमम 0 है, या फिर 1 से 3 के रेंज में बीच में लाई करते हैं कि एक केस या कहीं कहीं पे 3 केस ऐसे क्या नाम है रजिस्टर्ड हुए हैं। तो उन्होंने ये बोला कि इवन द केस रजिस्टर्ड इन द UPA, जो UAPA के अंदर जो केस रजिस्टर्ड हुए हैं वो भी क्लोज है सिर्फ 3% के, ठीक है। और उन्होंने ये बोला कि इट इज़ क्लियर, ये क्लियर होता है कि जो सेक्शन 124 IPC है वो कहीं ना कहीं माओइज्म को फाइट करने के लिए इनएलिजिबल है, क्योंकि उसके अंदर तो केस रजिस्टर्ड ही नहीं हो रहे हैं और आप उसी प्रोविज़न को दे करके इस चीज़ 124 को आप रिटेन कर रहे हो कि नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट के लिए हमें 124A को रिटेन करना पड़ेगा। लेकिन उसके अंदर कोई केस तो अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं हुए ना पिछले 8 साल में, हुए भी तो मतलब 1 से लेकर 3 केस तो हुए हैं। तो फिर आप इस प्रोविज़न को कैसे बोल रहे हो कि आपकी इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए प्रोविज़न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन्होंने ये भी बताया कि नेग्लिजिबल है, और साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि जैसे जैसे यूज़ बढ़ता जा रहा है IED का, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस का, ठीक है, तो जो एम्बुश अटैक से रिमेन मतलब कहीं ना कहीं अब वो आज के टाइम पे पोटेंट होते जा रहे हैं माओइस्ट के हाथ में। और साथ ही साथ जो प्रोविजंस हैं एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट के और IPC के, वो कहीं ना कहीं मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं, ना कि 124A। उन्होंने बोला 124 एक्ट उतना यूज़ नहीं हो रहा जितना आज के टाइम पे एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट हो गया, और IPC के जो बाकी सारे प्रोविजंस हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ना कि 124A। इन्होंने बोला कि और बहुत सारे केस में जो स्टेट लॉ होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं यूज़ किया जाता है अनलॉफुल एक्टिविटी को कर्ब करने के लिए। जैसे छत्तीसगढ़ जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या नाम है माओइस्ट अटैक्स क्या नाम है वो किए जाते हैं देखे जाते हैं, वहाँ पे जो स्टेट लॉ है ना, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम
छत्तीसगढ़ स्पेशल पब्लिक सेफ्टी एक्ट, वो कहीं ना कहीं अप्लाई किया जाता है, ना कि 124A अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और सेकंड में उन्होंने ये बोला है कि जो अनलॉफुल एक्टिविटी है ना, वो कहीं ना कहीं डिफाइन की जाती है यूएपीए एक्ट के अंदर में। उसमें क्या डिफाइन किया गया है कि कोई भी एनी एक्शन टेकन बाई एंड सच इंडिविजुअल और एसोसिएशन विच कॉजेस और इज इंटेंडेड टू कॉज डिसअफेक्शन अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। तो यूएपीए ने क्या नाम है अनलॉफुल एक्टिविटी को डिफाइन कर रखा है, और साथ ही साथ उसमें जो पनिशमेंट है ना वो 7 साल की और फाइन बता रखा है, या तो 7 साल की इम्प्रिजमेंट होगी, जेल होगी, या फिर क्या नाम है फाइन लगाया जाएगा। और डिफरेंस जो है वो यूएपीए और 124A, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, यूएपीए में क्या है, यूएपीए में जो बताया गया है वो अगेंस्ट इंडिया बताया गया है, और 124A जो रखा गया है वो क्या रखा है, अगेंस्ट ये गवर्नमेंट इस्टेब्लिश बाई लॉ, ठीक है। इसमें बात की गई है अगेन 124A में बात की गई है गवर्नमेंट इस्टेब्लिश बाई लॉ, और इंडिया ये जो है यूएपीए में यूज़ किया गया है, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला गया था कि क्रिटिसाइजिंग, अगर गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज़ करते हो इसका मतलब ये नहीं कि आप सेडिशन में आ रहे हो, ठीक है। और जो अनलॉफुल एक्टिविटी उसको डिफाइन किया गया मोर ऑब्जेक्टिव वे में, ना और लेस प्रॉब्लमेटिक वे में। तो इनका कहना यही है एट लास्ट कि जो 124A है ना वो कहीं ना कहीं रिटेन करने की हमें अब ज़रूरत नहीं है, ये कहना ऑथर का मेन कहना है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप बता रहे हो कि इंटरनल सिक्योरिटी वाला, वो रीज़न जो आपका वो वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टेट लॉ है, उसकी वजह से हम कर रहे हैं। यूएपीए और 124A में उतना कुछ डिफरेंस नहीं है, इन्होंने ये भी बताया है। और तीसरी चीज़ इन्होंने ये बोली जो माओइस्ट इंसिडेंट है वो कहीं ना कहीं अब रिड्यूस होते जा रहे हैं, और वो रजिस्टर्ड ही नहीं हो रहे हैं 124A के अंडर में, वो बाकी सारे एक्ट्स में होते हैं, जैसे एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट हो गया या फिर आईपीसी के जो बाकी प्रोविजंस हैं उनमें, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, आगे क्या बोला गया है कि हाँ अभी ये बताया गया कि 2009 में एक एक्ट के थ्रू जो यूनाइटेड किंगडम की जो गवर्नमेंट थी उसने भी क्या नाम है ये सेडिशन लॉ को एबॉलिश कर दिया गया, और उन्होंने एबॉलिशमेंट के लिए क्या 2 रीज़न बताए थे। पहला कि सफिशिएंट रेंज ऑफ अदर ऑफेंसेस, कि कहीं ना कहीं बहुत सारे अदर ऑफेंसेस हैं उनके रेंज में आ जाती हैं ये क्या नाम है सेडिशन वाली भी चीज़ें, तो इसके लिए हमें ये अलग से एक लॉ की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल नेचर ऑफ द सेंस, जो ऑफेंस होता है ना वो कहीं ना कहीं ज़्यादा पॉलिटिकल नेचर का होता है, तो इस वजह से उसको हम सेडिशन में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने 2 रीज़न बताया। और ऑथर का कहना है कि इंडिया का जो केस है ना वो भी सिमिलर है यूके के केस की तरह, कि हमारे यहाँ भी जो बहुत सारे अदर सफिशिएंट रेंज है, आईपीसी की वेरियस प्रोविजन, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस हो गया, यूएपीए हो गया, और माओइज्म खुद अपने आप में रिड्यूस होते जा रहा है डिस्ट्रिक्ट्स में, तो उस चीज़ को लेकर के इन्होंने ये बोला है कि हमारे पास भी एक सफिशिएंट कॉज है 124A को एबॉलिश करने के लिए। फिर इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने बोला जो प्रोसीजरल गाइडलाइंस होती है ना प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की, वो कहीं ना कहीं ये होती है चेक करने के लिए होती है कि जो प्राइमा फेसी जो केस होता है वो कहीं ना कहीं जो बनाया गया प्राइमा से भी, और जो एविडेंस है वो एग्जिस्ट करता हो और वो कॉन्फ्लिक्ट में ना हो किसके इन द राइटिंग ऑफ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। तो इफ़ इंफॉर्मेशन गिवन टू अ पुलिस स्टेशन डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ अ कॉग्निशन द ऑफिसर इन चार्ज हैज टू रजिस्टर्ड एफआईआर एंड कमेंस द इन्वेस्टिगेशन। तो उनका ये कहना है कि अगर क्या नाम है कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन जो दी गई है कमीशन को वो ये दिखाता है कि कॉग्निशनल ऑफेंस है, तो वहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपको एफआईआर रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी अगर कॉग्निशनल ऑफेंस है वो। तो और प्रीलिमिनरी जो क्या नाम है इंक्वायरी होगी ना वो उसी केसेस में क्या नाम है परमिशेबल होती है जहाँ पे डिस्क्लोज दैट डू नॉट डिस्क्लोज द बेसिस ऑफ कॉग्निशनल ऑफेंस, जहाँ पे कॉग्निशनल ऑफेंस को डिस्क्लोज नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो दोनों प्रोविजंस है ना वो आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। Even if assumed that the case of citizen fall under such category, the purpose of such inquiry cannot be ensured whether cognitive evidence exists to support the allegation। तो उन्होंने ये बोला कि अगर अगर क्या नाम है ये अज्यूम भी कर लिया जाए कि ये एक सेडिशन का केस है, ठीक है, तो उसके बाद भी आप जो पर्पज़ है ना उस इंक्वायरी की उसको आप इंश्योर नहीं कर सकते, क्योंकि कॉग्निटिव एविडेंस वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं एलिगेशंस के थ्रू वो आपको नहीं पता, ठीक है। और उन्होंने बोला कि अगर ये ऐसा कुछ प्रोविज़न हम अमेंड करके सीआरपीसी में अगर ले आते हैं, ठीक है, इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, जैसा कि लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया है कि इस क्या नाम है ये वाला प्रीलिमिनरी इंक्वायरी वाला, ठीक है, अगर अमेंड भी कर देते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो क्या नाम है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी वाला वो जो है
केस ये कहीं ना कहीं क्या नाम है आर्टिकल 14 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो आर्टिकल 14 पहले बता दो कमेंट में, आर्टिकल 14 है क्या। आर्टिकल 14 में 2 चीज़ें आती हैं, वो भी मुझे बता दो कि आर्टिकल 14 के 2 पार्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिक्लेयर करता है उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्बिट्रेरी डिक्लेयर कर देगा। क्यों? क्योंकि वो आर्टिकल 14 को वॉयलेट करता है, ठीक है। उन्होंने ये भी बताया कि सिमिलरली कुड द फेट ऑफ द प्रोविजन टू मैंडेटली सीक परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट बिफोर रजिस्टरिंग द FIR। साथ ही साथ जो प्रोविज़न है कि मैंडेटली सीक करना परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का FIR रजिस्टर करने से पहले, उसको भी कहीं ना कहीं यही होगा कि क्या नाम सुप्रीम कोर्ट उसको आर्बिट्री डिक्लेयर करके उसको वॉइड डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। और देयरफॉर इट विल बी मोर डेमोक्रेटिक if all the state government and political party deliberate on the law commission report and public opinion to sort arrive at more participative and agreeable decisions। तो ऑथर का लास्ट में यही कहना है कि एट लास्ट सोल्यूशन यही है कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट हैं और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, उनको लॉ कमीशन की रिपोर्ट पे एक डेलिबरेटली डिस्कशन करना चाहिए और साथ ही साथ एक पब्लिक ओपिनियन को भी लेना चाहिए कि पब्लिक का ओपिनियन क्या है इस चीज़ को लेकर के, और एक मोर पार्टिसिपेटिव और एग्रीएबल डिसीजन पे हमें आना चाहिए, कंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल भी हो गया, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, एडिटोरियल हमारे आज के कंप्लीट हो गए हैं। अब आ जाते हैं ऊपर के आर्टिकल देख लेते हैं कि आज के जो छोटे मोटे आर्टिकल्स हैं। तो सबसे पहला ये आर्टिकल था योगा ट्रूली यूनिवर्सल फ्री फ्रॉम कॉपीराइट। ये स्टेटमेंट दी है कल मोदी जी ने UN के हेडक्वार्टर्स में न्यूयॉर्क में जा करके, ठीक है। तो इसमें हम ये देख लेते हैं कि योगा के बारे में से थोड़ा सा आज हम जानेंगे कि योगा कैसे है, क्या नाम है और योगा का क्या क्या रोल रहा है, ठीक है। कल भी जैसे मैंने बताया था योगा को एज अ पावर, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हाँ, तो योगा इज़ गेनिंग पॉपुलरिटी ड्यू टू इट्स टाइम टेस्टेड बूस्टिंग मेंटेलिटी एंड एग्रीवेट टू द पीस बिहेवियर। और सिमिलरली कि जैसे चाइना की पांडा पॉलिसी है, इंडिया क्या नाम है योगा को एज अ प्रपोनेंट क्या नाम है यूज़ कर रहा है फॉर द वर्ल्ड पीस। इंडिया के जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के और प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, उन्होंने खुद जाके सोशल मीडिया डिप्लोमेसी की है योगा के ऊपर के। योगा क्या है? योगा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है ज्वाइन और यूनाइट करना। सिम्बलाइज करता है यूनियन ऑफ बॉडी एंड कॉन्शियसनेस की, मतलब हमारी बॉडी और हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारा जो माइंड है, ठीक है, उन दोनों के बीच में एक यूनियन, ठीक है। योगा कल्टीवेट करता है वे ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस एटीट्यूड इन डे टू डे लाइफ। हमारी जो डे टू डे लाइफ में जो हमारा एटीट्यूड है उसको कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो हमारी परफॉर्मेंस है, हमारी स्किल्स को लेकर के, एक इंसान की जो एक्शंस हैं उसको कैसे कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। योगा क्या है? योगा हमारा जो एक यूनियन है किस किस चीज़ों का, फिजिकल, मेंटल और साथ ही साथ स्पिरिचुअल का, ठीक है। और ये हमारी डिसिप्लिन जो है ये ओरिजिनेट हुआ था इंडिया में 500 ईयर एगो। जो नंबर ऑफ सील्स और फॉसिल्स जो रिमेन किए गए इंडस सरस्वती वैली में सिविलाइजेशन, सरस्वती, हाँ, जो नंबर ऑफ सील्स और फॉसिल्स जो इंडस सरस्वती वैली सिविलाइजेशन में जो पाए गए हैं योगिक मोटिव्स के लिए, और साथ में उसमें जो फिगर्स भी ऐसी पाई गई हैं जहाँ पे योगा साधना क्या नाम है दिखाया जा रहा है, परफॉर्म कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, जिसकी वजह से ये दिखाया जाता है कि योगा का जो प्रेजेंस है वो एंशिएंट इंडिया में भी था, ठीक। और योगा जो है ऋग्वेदा में भी उसका मेंशन किया जाता है। और जैसे हठ योगा हो गया, टेक्स्ट ये 11वीं सेंचुरी में इमर्ज हुआ था। योगा में बहुत सारे आसन होते हैं, मुद्राज होते हैं, क्रियाज होती हैं, सख्त कर्माज होते हैं और मेडिटेशन होता है। हिस्ट्री ऑफ योगा की बात कर लेते हैं। योगा जो है क्या नाम है प्री वैदिक पीरियड में क्या नाम है प्रैक्टिस किया जाता था, और साथ ही साथ जो बहुत ग्रेट सबसे जो सेज थे, जो वो थे ऋषि मुनि थे, महर्षि पतंजलि, उन्होंने इसको सिस्टमेटाइज़ किया था, और साथ ही साथ इन्होंने एक एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस को कोडिफाइड करके उसे योगा बनाया था, ठीक है। और उन्होंने एक क्या नाम है नॉलेज बनाई जिसको हम कहते हैं योग सूत्रास। और जो पतंजलि की जो योग सूत्रास है उसको ट्रीटिस थी राज योगा पे, योग सूत्रास पे। उनका ये कहना है कि योगा है ना, उसमें यमा होता है, नियम होते हैं, आसन होते हैं, प्राणायाम होते हैं, प्रत्याहार होता है, धारणा होते हैं, ध्यान होता है और समाधि होता है, ठीक। ये 3 चीज़ें जो पतंजलि की जो ट्रीटीज़ हैं योगा पे उस पर बताई जाती हैं। और जो फलिक मॉडल्स होते हैं और सील जो हैं क्या नाम है आइडल्स मदर गॉडेस की इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो भी सजेस्ट करती हैं कि तंत्र योगा के बारे में वो सजेस्ट करती हैं। और जो योगा का प्रेजेंस है वो बहुत सारे फोल्क ट्रेडिशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वैदिक और उपनिषद हेरिटेज हो गया, बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशन हो गए, दर्शनाज हो गए, एपिक्स जो है महाभारत के, रामायण हो गए,
और थीसिस जो है ट्रेडिशन और सव्यास के वैष्णवास हो गए, तंत्रास ट्रेडिशन, इन सब में क्या नाम है योगा का कहीं ना कहीं प्रेजेंस हमें मिलता ही रहता है। सन जो है सन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है वैदिक पीरियड में, और जो प्रैक्टिस है सूर्य नमस्कार, ये भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ को देख करके इन्फ्लुएंस होकर के इन्वेंट हुआ था। और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है कैसे योगा को देखता है बिफोर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इवेंट के पहले, तो ये देखा जाता है कि जो स्वामी विवेकानंद थे लेट 19 और 20 सेंचुरी में, उन्होंने योगा को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज़ किया था एज अ सिस्टम ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज अक्रॉस द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद का भी बहुत रोल रहा है योगा को पॉपुलराइज करने में। एनालिसिस क्या कहता है कि योगा प्रैक्टिसेस फॉर हेल्थ एंड वेलनेस द सस्टेनेबल लाइफ, जो 10 बेसिक कंपोनेंट होते हैं ना पीस बिहेवियर के, वो कहीं ना कहीं रिगार्ड किए जाते हैं मेजर डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द योगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 10 बेसिक कंपोनेंट है पीस और बिहेवियर के जो मेजर डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है योगा के। पहला क्या क्या है, पहला है कि 10 ऑब्जेक्टिव योगा के वो पॉजिटिव थिंकिंग की, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करता है योगा खुद के अंदर। ठीक है, एक पॉजिटिव आउटलुक डेवलप करता है एक इंसान के अंदर खुद के लिए, उसकी सारी लाइफ फॉर्म के अंदर। कंपैशन क्रिएट करता है, वो एक इंसान को कंपैशनेट बनाता है, उसकी एम्पैथिक क्वालिटी जैसे लव, काइंडनेस, फ्रेंडलीनेस और नो हार्म, नॉन वायलेंस जो होता है, ये सारी चीज़ों को इंक्रीज़ करता है। इनर पीस जो होता है वो कहीं ना कहीं एक मेन थीम होता है, रेजोल्यूशन होता है कहीं ना कहीं एक इंसान की खुद की साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर और प्रॉब्लम को लेकर के। ठीक है, तो कहीं ना कहीं योगा हमें डिस्कवर पीस ऑफ माइंड जो होता है ना उसको डिस्कवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये क्या नाम इंक्लूड करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ एंड द प्रोसेस ऑफ थॉट एंड कंट्रोलिंग इमोशंस एंड एंगर एज अ आर्ट ऑफ स्कूलिंग द माइंड। ठीक है, तो इसमें ये बताया जाता है कि कैसे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने थॉट्स प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हो, अपने एंगर को, और आपका जो आर्ट है सूथिंग द माइंड उसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो। बी योर सेल्फ ट्रूली, द कॉन्सेप्ट ऑफ बी योर ट्रू सेल्फ। हाँ, बी योर ट्रू सेल्फ मीन्स का मतलब होता है कि अपने जो खुद का कैरेक्टर है, अपनी खुद की जो ऑनेस्टी है और अपना खुद की जो नीड्स है उसको कैसे एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, ठीक है, बिना किसी दूसरे को डाउन करें, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स को, सारी चीज़ों को बिना दूसरे के ऊपर मतलब एज उसको डाउन करे हुए। और ये जो स्किल्स होती हैं, ये बिहेवियर, ये नेसेसरी हैं आज के टाइम पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और जो सोशल इंट्रैक्शन, इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए। लिविंग टुगेदर, पीपल नीड टू, आज के टाइम पे हमें वर्क हार्मोनियसली करना पड़ेगा क्योंकि डिवीज़न ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा है, तो सारी चीज़ों को फंक्शन करने के लिए एक हार्मोनियस रिलेशन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे शेयरिंग हो गया, म्यूचुअल हेल्प हो गया, ट्रस्ट बिल्डिंग हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, लीडिंग हो गया। लर्निंग कोऑपरेशन की वजह से जो ईगोइस्टिक कॉम्पिटिटिव टेंडेंसी होती है ना ह्यूमन बींग्स में, वो कहीं ना कहीं क्या नाम है धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती हैं। तो योगा हमें लिविंग टुगेदर में सिखाता है। योगा हमें ये सिखाता है कि हम कैसे क्रिटिकली थिंकिंग को अपनी डेवलप करें, कैसे हम अपने सिंथेसिस को डेवलप करें कि अदर साइड में कि हम अपना थीसिस और एंटीथीसिस दोनों को मिला के एक सिंथेसिस कैसे बनाएं। ठीक है, उसके बारे में बताया जाता है कि एक अल्टरनेटिव रेशनल थिंकिंग जो होती है, लॉजिकल थिंकिंग होती है, उस चीज़ को कैसे योगा प्रमोट करता है। ओके, और नॉन वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करते हैं कि योगा जो है वो नेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए, कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस के लिए, नेगोशिएशन के लिए, एक्टिव लिसनिंग के लिए, मेडिटेशन के लिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग बनने के लिए और अल्टरनेटिव सोल्यूशन सीकिंग बनने के लिए। ठीक है, और रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, ये कहा जाता है कि योगा हमें ये सिखाता है कि हमें ह्यूमन डिग्निटी को कैसे सपोर्ट करना है, ह्यूमन राइट उसकी ड्यूटीज़ और ह्यूमन जस्टिस जो होता है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं कैसे उसको हम प्रमोट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने खुद की राइट और दूसरे के राइट्स को कैसे रिस्पेक्ट और रिकोगनाइज़ किया जाए। पीस इन कम्युनिटी, जो योगा होता है वो कम्युनिटी पीस के लिए काम करता है और कहीं ना कहीं सोशल रियलिटीज़ जो मेंबर हैं उनके लिए उनकी जो प्रॉब्लम्स उनको अंडरस्टैंड करके उनके साथ वर्क करने में हेल्प आउट करता है। केयर फॉर द प्लैनेट, जो क्या नाम है योगा है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इमीडिएट इन्फ्लुएंस डालता है डेस्टिनी ऑफ द मैनकाइंड, जैसे पीस विद नेचर हो गया, प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर हो गया, अप्रिशिएशन एंड एडमायरेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट जो होता है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें योगा सिखाता है। क्योंकि योगा जब आप करते हो तो अपनी नेचर में करते हो, तो आप कहीं ना कहीं योगा में आप नेचर के साथ भी कनेक्ट होते हो। ठीक है, तो वो चीज़ें कहीं नहीं, योगा जो होता है वो इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं नेचर के प्रो नेचर भी आप होने लगते हो धीरे धीरे। मिसकंसेप्शंस क्या क्या हैं योगा को लेकर के, पहली चीज़ ये मिसकंसेप्शन है कि जो प्रैक्टिस ऑफ योगा कहीं ना कहीं वो सिर्फ 2 चीज़ों को लेकर के लिमिटेड है, पहली हाथ योगा और आसनास। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम योगा की बात करें तो योगा में बहुत सारी योग सूत्रास हैं, बहुत सारे क्या नाम है सूत्रास दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें इतना ही था क्या, नहीं था तो, और आई थिंक इसमें वो ऐड ऑन नहीं हो पाए। चलो ठीक है, बाकी मैंने आपको इसमें बता दिया कि योगा क्यों यूज़फुल है, जो मेन था। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया, इसको आप अपने में ऐड ऑन कर लेना।
अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं कि जो एलजी ने फ्लॉज बताए हैं कि 10 ईयर डिले हो गया है पीडीएस सोशल ऑडिट को लेकर के। तो यहाँ पे हम पीडीएस की बात कर लेते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और जो ये फेयर प्राइस शॉप होती हैं, ये दोनों इंट्रोड्यूस किए गए थे किसके अंडर? नेशनल फूड सिक्योरिटी एनएफएसए जो है 2013 का, उसके अंडर में, ठीक है। तो आज के बारे में थोड़ा हम पीडीएस के बारे में जान लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो पीडीएस के ऑब्जेक्टिव क्या थे? पीडीएस का ऑब्जेक्टिव था बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस लाना सोसाइटी में। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है इकोनॉमिकल जस्टिस प्लस सोशल जस्टिस, इन दोनों जस्टिस को मिला के डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बनता है, ठीक है। तो पीडीएस कहीं ना कहीं एक बफर रोल प्ले करता है जो डाउन ट्रोडन और जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होती हैं फ्री मार्केट में, उन चीज़ों को लेकर के। और पीडीएस जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये सीख करता है कि ताकि पॉवर्टी को एरेडिकेट किया जा सके, मेल न्यूट्रिशन और हंगर को क्या नाम है एलिमिनेट किया जा सके, और जो हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों के उसको इम्प्रूव किया जा सके। एवोल्यूशन देख लेते हैं, एवोल्यूशन ऑफ पीडीएस क्या है। एवोल्यूशन की बात करें तो पीडीएस जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इमर्ज हुआ था, क्योंकि जो फूड शॉर्टेज हो गई थी कंट्री में उसको लेकर के, और ओरिजिनली जो सब्सिडी थी वो सबको मिलती थी। 1990s में जो पीडीएस है उसको रिस्ट्रक्चर किया गया टू कवर बैकवर्ड रीजन, जो बैकवर्ड रीजन उनको कवर करने के लिए। रिवाइम्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लॉन्च किया गया था 1992 में 1775 बैकवर्ड ब्लॉक्स के अंदर में, और जो एम था रिवैम्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का वो कहीं ना कहीं ये था कि जो पुअर पे मतलब जो पुअर पीपल्स हैं उनको फोकस किया जा सके उनके डेवलपमेंट में, और जो लीकेजेस हो रही हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उसको कहीं ना कहीं टैकल किया जा सके। फाइनली एक टारगेट पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो लॉन्च किया गया था 1997 में, इसमें जो फैमिलीज़ थी उनको दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया था, APL और BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है। और बिलो पॉवर्टी लाइन जो फैमिलीज़ थी उनको कमोडिटीज़ रिसीव मतलब कमोडिटी दी जाती थी 1/2 ऑफ द प्राइस देन द APL फैमिलीज, ठीक है। कि मतलब जैसे किसी को अगर ₹1 में मिल रहा है तो उसको 50 पैसे में मिलता था, ठीक है। BPL वालों को 1/2, हाँ 1.5 में 1/2। द यूनियन गवर्नमेंट जो है उसने क्या नाम है अंत्योदय अन्न योजना लॉन्च की थी 2000 में, जिसमें अंडर दिस द बॉटम मोस्ट जो थे 2.5 करोड़ BPL फैमिलीज थी, इनको 35 kg ऑफ राइस दिया जा रहा था ₹3 kg के हिसाब से, और जो वीट था वो कहीं ना कहीं 2 kg के हिसाब से दिया जा रहा था और फेयर प्राइस शॉप पे, ठीक है। और जो क्या नाम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट फिर लॉन्च किया गया 2013 में। इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो ओवरऑल 67% ऑफ द पॉपुलेशन है, ठीक है, मतलब 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन और 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन को टोटल कवर करता है ये NFSA एक्ट। और ये बताया गया था जो वेरी राइस वीट और जो कोर सेरेल्स होते हैं इनको ₹3, ₹2 और ₹1 के अकॉर्डिंगली, मतलब ₹3 किलो के हिसाब से राइस और ₹2 किलो के हिसाब से गेहूँ वीट, और ₹1 किलो के हिसाब से जो कोर सेरेल्स होते हैं जैसे मिलेट्स वगैरह हो गए, ज्वार बाजरा, इन सारी चीज़ों को पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू देने के लिए। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, इसका स्कीम का था ये था कि जो कोविड-19 के टाइम पे जो फूड सिक्योरिटी जो थी उसको इंश्योर किया जा सके। गवर्नमेंट ने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन प्रोवाइड किया था। इसमें जो 81 करोड़ बेनिफिशरीज से जो क्या नाम है जो NFSA एक्ट 2013 में कवर किए गए थे, उन्हीं लोगों को क्या नाम है इसमें किया गया था, उनको हेल्प आउट किया गया था, उन्हें एडिशनल फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करके। फंक्शनिंग की बात करें जो पीडीएस जो है वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की। यूनियन गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? यूनियन गवर्नमेंट का होता है जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट FCI के थ्रू प्रोक्योरमेंट करती है, स्टोर करती है और बल्क एलोकेशन करती है फूड ग्रेन्स का स्टेट गवर्नमेंट को। प्रोक्योर करेगी, उसे स्टोर करेगी और एलोकेट कर देगी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो उसको एलोकेट किया जाएगा ना जितना फूड ग्रेन, उसको फिर विद इन द स्टेट क्या नाम है आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि एलिजिबल फैमिलीज़ कौन कौन सी हैं, राशन में इश्यूज़ क्या क्या आ रहे हैं, और साथ ही साथ जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनके सुपरविजन और उसके ऑपरेशन के लिए क्या नाम है उसमें आपको देखना है, ठीक है। लिमिटेशंस की बात की गई है पीडीएस में। लिमिटेशंस क्या क्या हैं? सबसे पहला बताया गया है कि लैक ऑफ इफ़िशियंसी है, रूरल अर्बन बायसेस हैं कि रूरल एरिया में आप 75% कवर कर रहे हो, लेकिन जो अर्बन एरिया है वहाँ पे आप 50% कवर कर रहे हो। इफ़िशियंसी की कमी है कि कहीं ना कहीं उतना इफ़िशियंट मीडियम नहीं है कि जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पा रहा, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको बहुत ज़्यादा मिल जा रहा है। कहीं कहीं पे किसी को जहाँ पे मतलब
ऐसे रीजन है जहाँ पे वीट की ज़रूरत है वहाँ पे वीट ही नहीं मिल पा रहा है, कहीं कहीं पे सिर्फ राइस ही राइस मिल रहा है, तो एफिशिएंट नहीं उतना सिस्टम। और ये बताया गया कि एक्सकल्जन और इनकल्जन्स एरर हो रहे हैं बेनिफिशरीज़ को लेकर के, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक्सक्लूड करना था उन्हें इंक्लूड कर लिया गया, जिन्हें इंक्लूड करना था उन्हें एक्सक्लूड कर दिया गया है। और पीडीएस लीकेज होती हैं करप्शन और ब्लैक मार्केटिंग की वजह से, कि जो फेक कार्ड्स होते हैं वो बना लिए जाते हैं थे पहले, ठीक है। तो ब्लैक मार्केटिंग हो रही, करप्शन हो रहा है कि पहले बेच दिया जाता है। और फेक और शेडो रेशन कार्ड्स अभी अवेलेबल हो गई हैं मार्केट्स में, कि बहुत सारे फेक क्या नाम है राशन कार्ड्स आ गए थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट सर्वे ने बताया कि 1.75 राशन कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं बोगस हैं आज के टाइम पे, जो मतलब फेक हैं। और फेयर प्राइस शॉप ओनर जो है ये फेक रेशन कार्ड को यूज़ करते थे क्या नाम है फूड ग्रेन्स को ओपन मार्केट में सेल करने के लिए। ऑफ्टन जो क्वालिटी होती है फूड की कहीं ना कहीं वो लो क्वालिटी फूड ग्रेन से रिप्लेस कर दी जाती है। जैसे अगर मान लो राइस आया, राइस अच्छी क्वालिटी का आया हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, राइस अच्छी क्वालिटी का अपने पास रख लिया और मार्केट से गंदा सा लो क्वालिटी राइस लेकर के पीडीएस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करा दिया और बोल दिया यही आया था। और अच्छे क्वालिटी जो वाला जो राइस था उसको उन्होंने खुद के लिए कंजप्शन के लिए या फिर उसको ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए रख दिया। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो बीपीएल का वो कहीं ना कहीं सोनली इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल बेसिस पे आप बिलो पॉवर्टी लाइन डिसाइड करते हो, ठीक है। और ये आफ्टन रिपोर्टेड होता है कि अंडरस्टेट होता है कि लैक ऑफ नेशनल इनकम डेटा, कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो नेशनल इनकम डेटा वो इतना प्रॉपर नहीं है, इसकी वजह से हम जो बिलो पॉवर्टी लाइन का जो एक क्राइटेरिया है वो कहीं ना कहीं हम टोटली इकोनॉमिकल बेसिस पे करते हैं। और उसका जो बेस है नेशनल इनकम डेटा वो भी कहीं ना कहीं अंडर स्टेट होता है और कहीं ना कहीं अनरिपोर्टेड होता है बहुत सारा उसमें, ठीक है। और एग्जिस्टेंस सिस्टम की बात करें, देयर इज़ नो एग्जिट बट एंट्री ओनली, कि इवन इफ फैमिलीज इनकम इंक्रीजेज इट कंटिन्यू टू बी ऑन अ पेपर दिस बिकम इकोनॉमिक लायबिलिटी टू द गवर्नमेंट, कि कहीं ना कहीं अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम की बात करें देयर इज़ ओनली एंट्री नो एग्जिट। अगर कोई इंसान है वो उसको बीपीएल कैटेगरी में डाल दिया गया, अब उसकी इनकम तो बढ़ गई, मान लो बाद में उसने कोई अच्छी जॉब पकड़ ली या फिर उसके घर में उसके बच्चे वगैरह कमाने लग गए, उसकी इनकम बढ़ गई बाद में, लेकिन तब तभी उसको मतलब एग्जिट नहीं किया गया, उसको एपीएल में नहीं डाला गया, उसको अभी भी वो बीपीएल में ही काउंट किया जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो लायबिलिटी है गवर्नमेंट की वो कहीं ना कहीं अभी भी इंक्रीज करती जा रही है, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं रिवैम्पिंग की, कि कहीं ना कहीं क्या क्या चेंजेस किए जा रहे हैं पीडीएस सिस्टम में जिसको उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके या फिर बनाया जा रहा है। तो सबसे पहली चीज़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया गया है, कि डायरेक्ट डीबीटी स्कीम अभी लॉन्च की गई थी, इसकी वजह से जो अकाउंट जो बैंक अकाउंट होते हैं बेनिफिशरीज में उनमें डायरेक्ट क्या नाम है पैसे भेज दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो खुद अपनी इकोनॉमिक डिसीजन ले सके कि उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो अपनी मनपसंदीदा चीज़ें ले करके उससे अपना कर सकें, ठीक है। और इन द फेस ऑफ कंपटीशन फ्री मार्केट पब्लिक आल्सो गेट इनटू, अब जैसे धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ने लगा है, कंपटीशन बढ़ाया जा रहा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेकर के, फ्री मार्केट पॉलिसी आ गई है जिसकी वजह से जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो और इम्प्रूव हो रहा है। आधार इनेबल्ड ऑथेंटिकेशन करने लगी हो जा रहा है कि बेनिफिशरीज का, इसकी वजह से जो डुप्लीकेशन होते थे ना बेनिफिशरीज के, एक इंसान 3 आधार कार्ड लेकर के घर में बैठा है, वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से कैंसिल हो गया। जो फेक कार्ड्स होते थे, फेक राशन कार्ड्स होते थे, जो भी हमने देखे 1.75 करोड़ जो बोगस राशन कार्ड थे, वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं कैंसिल किया गया, क्योंकि वो आधार से इनेबल्ड कर दिया गया था कि आधार कार्ड को आधार से मतलब राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया था, ठीक है। और इसकी वजह से जो मिस यूज़ हो रही थी सब्सिडी का वो कहीं ना कहीं रिमूव किया गया, और पीडीएस की जो सप्लाई चेन थी उसको इम्प्रूव कर दिया गया। साथ ही साथ अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे बायोमेट्रिक फेलियर्स वगैरह को लेकर के, बायोमेट्रिक उतना फेलियर मतलब उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से लोगों को जो राशन होती है वो कहीं ना कहीं एक्सेस नहीं मिल पाता उतना अच्छे से, लोग नहीं देते हैं फिर, ठीक है। कूपन सिस्टम की बात करें, अंदर सिस्टम कूपन सिस्टम में जो ग्रेन्स है विल नॉट बी हाँ, जो कूपन सिस्टम में ये होता है कि जो ग्रेन है वो पीडीएस स्टोर में सब्सिडाइज रेट पे नहीं मिलेंगे, इंस्टेड जो बेनिफिशियरी होता है उसको फूड कूपन दे दिए जाएंगे, जो कि वो जा करके फूड ग्रेन्स का नाम डायरेक्ट रिटेलर्स और पीडीएस स्टोर से खरीद सकता है। वहाँ पे आपको पैसे दे करके सब्सिडाइज रेट में नहीं मिलना, आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है, उस मैसेज में आपका एक कूपन कोड होगा, वो जा करके आपको वहाँ पे बताना है और उस वो कूपन कोड को आप बता के वहाँ से फूड ग्रेन ले सकते हो, ठीक है, ये होता है। रिटेलर शायद टेक दिस कूपन टू द लोकल बैंक, हाँ, रिटेलर्स जो हैं वो और जो रिटेलर्स या फिर जो पीडीएस स्टोर्स हैं वो इस कूपन बैंक को ले जाकर लोकल बैंक में ले जाएंगे और वहाँ पे जाके उनको ये कूपन की जगह उनको पैसे दे दिया जाएगा, ठीक है। ये कूपन जो होता है रिटर्न कर दिया जाता है स्टेट एजेंसी को, विच इज़ कंपनसेटेड बाय द गवर्नमेंट एज पर द वैल्यू ऑफ द कूपन, ठीक है। ये कूपन जो अगर आप स्टेट एजेंसी को रिटर्न करते हो फिर वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो उतने क्या नाम है जितने का कूपन होता है उसकी वैल्यू आपको प्रोवाइड कर देती है। और फूड कूपन जो होता है इसकी वजह से करप्शन डिक्रीज़ हो गया, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है। जीपीएस ट्रैकिंग क्या नाम है
स्टार्ट की गई स्टॉक्स की SMS अलर्ट्स बेनिफिशरीज़ को देने चालू किए गए कि अगर आपका राशन पहले होता था कि लोगों को पता ही नहीं होता था, उनके नाम से किसी और ने राशन ले लिया, फिर फेक राशन कार्ड बना के उनके नाम का राशन ले लिया जाता था। अब क्या है, अब SMS फैसिलिटीज़ आ गई हैं जिसकी वजह से जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको मैसेज डायरेक्ट चला जाता है। CCTV मॉनिटरिंग लगा दी गई है फिर शॉप की, ताकि वहाँ पे रिकॉर्ड हो सके कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या लीकेज हो रहा है या फिर क्या क्या इलीगल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे पता लग सकें। और साथ ही साथ एक जनरल इफ़िशेंसी भी बढ़ रही है, डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोकली फूड ग्रेन्स, इसकी वजह से क्या डाइवर्सिटी भी इंक्रीज़ हो रही है कि मतलब डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट हो रहा है कि मतलब पहले क्या होता था, प्रोक्योरमेंट सिर्फ ऊपर के लेवल पे FCI करती थी, अब नीचे के लेवल पे भी प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है और लोकल क्या नाम है प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स को क्या नाम है डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अब जैसे मान लो यूपी है तो यूपी में जितना फूड ग्रेन्स के नाम है प्रोक्योर किया गया उसी को वहीं पे प्रोक्योर करके और वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा है। इसकी वजह से लोकल फूड ग्रेन लोकली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, लोगों को मनपसंद, लोगों यूपी में जो चीज़ें लोग खाते हैं वो वहीं पे प्रोड्यूस भी होती हैं, तो वही चीज़ें उनको मिल भी जा रही है, कॉस्ट भी इससे बच रही है, टाइम कंजप्शन भी बच रहा है, स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो होती हैं उसमें भी कहीं ना कहीं अब थोड़ा आसानी होती जा रही है कि उतना हर्डल नहीं है। ठीक है, अदर स्टेप्स और क्या क्या लिए गए हैं कि जो बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन होता है APL और BPL का, और क्या नाम है AAY अटल अंत्योदय योजना जो है, इसको क्या नाम है हाउस होल्ड कैटेगरीज में क्या नाम है और क्लासीफाई किया जा रहा है अच्छे से। कुछ सक्सेस स्टोरीज़ हैं, ये कहीं ना कहीं आप अपने मेंस एग्जामिनेशन में राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, कि तमिलनाडु ने जैसे यूनिवर्सल PDS सिस्टम फॉलो किया गया है कि वुमेन का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होती है इनका पार्टिसिपेशन इंश्योर किया गया था, ट्रांसपेरेंसी और एक्सेसिबिलिटी प्रोग्राम को इंक्रीज़ किया गया था। अरुणाचल प्रदेश में अरुण EPDS सिस्टम लॉन्च किया गया है जहाँ पे ICT का यूज़ किया जा रहा है। ICT का मतलब इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो होती है। ठीक है, ये सारे सिस्टम IT का यूज़ किया जा रहा है, री इंजीनियरिंग की जा रही है, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कमोडिटीज़ अंडर द PDS। इसकी वजह से जो प्लोरीफिलेज होता है फूड रिलेटेड राशंस का उसको मिनिमाइज़ किया जा रहा है। साथ ही साथ रैपिड रिडेशल किया जा रहा है ग्रीवेंसेस की, जो भी लोगों को दिक्कत आ रही है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनकल्जन और एक्सकल्जन की, उसको डालते ही तुरंत उनकी जो ग्रीवेंस है उसको सॉल्व किया जा रहा है। तो अरुण PDS लॉन्च किया गया है। यहाँ पर तमिलनाडु में वुमेन SSG हैं और दिल्ली में अनाश्री योजना लॉन्च किया गया है कि पियरिंग इनिशिएटिव डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मैकेनिज्म का। इसमें जो सबसे एल्डेस्ट वुमेन होती है डिसएडवांटेज फैमिली की, उसको बेनिफिशियरी बनाया जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो सोसाइटी में जेंडर इक्विटी है उसका कहीं ना कहीं रोल आ रहा है। ठीक है, और EPDS प्रोजेक्ट जो है छत्तीसगढ़ का वो भी है जहाँ पे रियल टाइम GPS मॉनिटरिंग होती है डिपोट से लेके फिर प्राइस राशन शॉप्स की। ठीक है, जिसकी वजह से रिजल्ट भी इंक्रीज़ हो रहे हैं कि GPS मॉनिटरिंग की राशन अभी कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ पहुँचा है, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग और रियल टाइम डेटा प्रोड्यूस हो। ठीक है, उपार्जन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस लाए जा रहे हैं ताकि स्पीडी और ट्रांसपेरेंट मैनर में MSP जो है जो ड्यूज़ हैं फार्मर्स को और जो प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस है उनको टैकल किया जा सके। ठीक है, तो उपार्जन भी क्या नाम है एक इनिशिएटिव है। तो ये 3-4 केस स्टडी थी जिसको आप अपने उसमें अगर आपको लिखना है इसमें नोट्स में, ठीक है, अपनी मेंस की, तो उसमें आप डाल लेना PDS को लेकर के। तो ये आर्टिकल भी हो गया। अगला आर्टिकल कौन सा है? एक अगला आर्टिकल ये है रानी दुर्गावती को लेकर के। अभी एक वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा भी एक लॉन्च होने वाली है। ठीक है, रानी दुर्गावती एक 16th सेंचुरी गोंडवाना किंगडम की एक क्वीन थी। ठीक है, उनकी एक लेगेसी उसी को लेकर के सेलिब्रेट किया जाता है। 27 जून को वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस भी क्या नाम है सेलिब्रेट करने की बात की गई है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। रानी दुर्गावती जो थी ये 16th सेंचुरी में थी। ठीक है, 16th सेंचुरी में 1524 से लेके 1564 तक, तो मतलब कहीं ना कहीं आप ये देखो हुमायूं के पीरियड में। ठीक है, हुमायूं के पीरियड में रानी दुर्गावती थी और शी मैरिड, इनका दलपत शाह से इनकी शादी हुई थी। और जो दलपत शाह कौन था, ये संग्राम शाह का बेटा था। तो संग्राम शाह जो गरा खटंगा जो रीजन था ना उसके किंगडम में थी, तो और ये गोंड उससे बिलोंग करती थी। और इन्होंने क्या नाम है आफ्टर जब इनके क्या नाम है डेथ हो गई थी संग्राम शाह की, इनके जो फादर इन लॉ थे, ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपने किंगडम को बहुत अच्छे से क्या नाम है प्रोटेक्ट किया था और डिफेंड किया था अगेंस्ट द मुगल एम्पायर। ठीक है, रानी दुर्गावती इसलिए ये जानी जाती। तो इनका नाम याद रख लेना कि एक तो ट्राइबल है और एक तो वोमेन है, और तीसरी चीज़ की क्या नाम मुगल के अगेंस्ट में लड़ाई की, तो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये। उसके बाद अभी ये चल रहा था कि
न्यूज़ में ये था कि क्या नाम है, राइस सप्लाई को लेकर के यूनियन मिनिस्टर जो अमित शाह जी हैं उन्होंने ये बोला है कि हम पीयूष गोयल जी से बात करेंगे। कर्नाटका सरकार की डिमांड है कि एफसीआई जो है वो शेल करे कि क्या नाम है, राइस कर्नाटका गवर्नमेंट को, ताकि जो कर्नाटका गवर्नमेंट की एक वेलफेयर स्कीम है अन्न भाग्य स्कीम, ठीक है, तो अन्न भाग्य स्कीम में जहाँ पे ये बोला गया है कि हम हर बीपीएल फैमिली को फ्री ऑफ कॉस्ट 5 किलो चावल राइस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या नाम है एक पॉलिसी लेके आया है जिसमें उन्होंने ये एफसीआई की कि हम स्टेट को राइस सेल नहीं करेंगे, ठीक है, उनकी स्कीम्स के लिए। तो इसकी वजह से जो स्कीम इम्प्लीमेंटेशन है ये अन्न भाग्य स्कीम, ये कहीं ना कहीं कर्नाटका की ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। तो इसकी वजह से जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसमें थोड़ी सी बात कर ले, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी क्या नाम है डिसकंटिन्यू किया था सेल ऑफ व्हीट एंड राइस मार्केट स्कीम अंडर द OAMSS, ओपन मार्केट सेल स्कीम, ठीक है। ओपन मार्केट सेल स्कीम में क्या होता था कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या नाम जो होती थी ना, और प्राइवेट इंडिपेंडेंट को बल्क में ग्रेन सेल करती थी। इन्होंने कहा कि हम ओपन मार्केट स्कीम को क्या नाम है नहीं देंगे स्टेट गवर्नमेंट को, एक्सेप्ट फॉर सम नॉर्थ ईस्टर्न, हिली और कैलमिटी हिट रीजन, 3 एक्सेप्शंस रखे गए हैं, ठीक है। इसकी वजह से कर्नाटका को दिक्कत हो रही है। डिटेल्स की बात करें तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या नाम है रिक्वेस्ट किए थे 13,000 अप्रॉक्सीमेटली 14,000 टन ऑफ राइस फ्रॉम जुलाई टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंडर द OMS स्कीम विदाउट ई ऑक्शन, लेकिन एफसीआई ने रिजेक्ट कर दिया रिक्वेस्ट को और इन्फॉर्म किया स्टेट की जो सेल है वीट और राइस की अंडर OMS फॉर स्टेट गवर्नमेंट इज डिसकंटिन्यूड, ठीक है, वो डिसकंटिन्यू कर दी गई है। और एफसीआई ने स्टेट किया गया इट विल कंटिन्यू टू सेल राइस अंडर द OMS टू प्राइवेट पार्टीज फ्रॉम द सेंट्रल पूल स्टॉक एज पर द रिक्वायरमेंट टू मॉडरेट द मार्केट प्राइसेस। तो इन्होंने कहा है कि अब जो एफसीआई है ना वो सिर्फ उनको बेचेगी, किसे बेचेगी, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी बेचेगी, ताकि वो मार्केट प्राइसेस को स्टेबलेट करने के लिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को सेल नहीं करेगी, ठीक है। और द डिसकंटिन्यूएस OMS फॉर स्टेट गवर्नमेंट में हैव इम्प्लीकेशन फॉर फूड सिक्योरिटी एंड प्राइस स्टेबिलिटी इन सब रीजन्स। की वजह से थोड़े डीमेरिट्स भी ये बताए जा रहे हैं कि अगर डिसकंटिन्यू करने से फूड सिक्योरिटी पे थोड़ा इम्प्लीकेशंस होगा और प्राइस स्टेबिलिटी पे भी कुछ रीजन्स में इम्पैक्ट आ सकता है। और जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं OMS पे डिपेंड करते थे अपनी वेलफेयर स्कीम्स को लेकर के, ताकि वो एफसीआई से प्रोक्योर करके बाकी सोर्सेज से अपनी कवरेज है उसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन एफसीआई को भी कहीं ना कहीं अब चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि अपनी जो सरप्लस स्टॉक है प्रिवेंट और वेस्टेज को प्रिवेंट करने के लिए, इसकी वजह से, ठीक है। क्योंकि OMS में क्या होता था ना, जो सरप्लस स्टॉक होता था वो एफसीआई स्टेट एजेंसीज और प्राइवेट को बेच देती थी, लेकिन अब क्या नाम अगर वो बेच नहीं रही है तो उसको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी अपने सरप्लस स्टॉक को और ये वेस्टेज को प्रिवेंट करने में। तो OMS स्कीम क्या है इसके बारे में देखो थोड़ा सा देख लेते हैं कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था जिसके में हम ये होता था जो एक्सेस स्टॉक है फूड ग्रेन्स का जो एफसीआई के पास हेल्ड होता है स्टेट एजेंसीज़ का, उसको रिड्यूस करने के लिए। इसमें क्या होता है कि एफसीआई जो है वीट और राइस को सेल करती थी बल्क कंज्यूमर को, स्टेट गवर्नमेंट को और प्राइवेट पार्टीज़ को थ्रू ई ऑक्शन एट द प्री डिटरमाइंड प्राइसेस, ठीक है। और फीचर्स क्या क्या थे कि एफसीआई कंडक्ट करता था वीकली ऑक्शन करते थे थ्रू ई ऑक्शंस इन द ओपन मार्केट टू सेल द सरप्लस स्टॉक ऑफ द वीट और राइस। जो राइस रिज़र्व प्राइस होती थी वीट और राइस की फॉर सेल, उसको फिक्स कौन करता था, उसको फिक्स करता है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एवरी ईयर, हर साल वो प्राइस फिक्स की जाती थी। और जो रिज़र्व प्राइस है वो यूनिफॉर्म रखी जाती थी पूरे कंट्रीज़ में, उसमें कोई अलग से कोई फ्रेट वगैरह ऐड नहीं किया जाता था, ताकि जो क्या नाम है जो बायर है उसको कहीं ना कहीं स्टॉक के वो लिफ्ट करने में थोड़ी इजी हो, ताकि किसी भी प्लेस से वो आसानी से उसको आराम से लिफ्ट करके अपनी जगह तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। और जो सेल होता था वीट और राइस का OMS में वो कहीं ना कहीं थ्रू आउट ईयर होता था इन नॉन प्रोक्योरिंग स्टेट्स एंड ड्यूरिंग द नॉन प्रोक्योरमेंट पीरियड इन द प्रोक्योरिंग स्टेट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है OMS जो होता था वो थ्रू आउट ईयर होता है नॉन जिस स्टेट से हम प्रोक्योर नहीं करते हैं, मतलब जिससे एफसीआई क्या नाम है राशन नहीं प्रोक्योर करती है, ठीक है, वहाँ पे तो थ्रू आउट ईयर क्या नाम है ये स्कीम चलती थी। लेकिन जिस स्टेट से एफसीआई राइस और वीट प्रोक्योर करती है, जहाँ से लेती है, तो वहाँ पर क्या नाम है ये स्कीम कब चलेगी, जहाँ पे नॉन प्रोक्योरमेंट पीरियड में, जिस पीरियड में वो प्रोक्योरमेंट नहीं करती है उस पीरियड में वहाँ पे चलेगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर यूपी है, यूपी में मान लो अगर वो यूपी है तो यूपी में मान लो अगर वो जनवरी से लेके मार्च पीरियड तक में वो रीस और वाइट, ठीक है, प्रोक्योर करते हैं। और यही मान लेते हैं एक दूसरा स्टेट है MP, ठीक है, MP से ये लोग प्रोक्योरमेंट लेते ही नहीं है,
तो एमपी में क्या पूरे साल ये प्रोक्योरमेंट के लिए स्कीम चलेगी, और यूपी में क्या होगा, यूपी में ये सिर्फ कब चलेगी, अप्रैल से लेकर दिसंबर में, ठीक है। ये जो प्रोक्योरमेंट वाला जो पीरियड है इसमें ये स्कीम नहीं चलेगी इनके यहाँ पे, ठीक है। और क्या था, द क्वांटम ऑफ वीट एंड राइस फॉर द सेल एंड द मिल डिसाइडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी एंड डिमांड ऑफ द फूड। जो पूरी क्वांटम जो है कि कितना वीट और राइस सेल में जाएगा वो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करता था, किस चीज़ के बेसिस पे, ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ डिमांड ऑफ द फूड ग्रेन्स। और जो सरप्लस प्रोक्योरिंग स्टेट थे, मतलब आर नॉट अलाउड, और ऐसे स्टेट जिनके पास सरप्लस होता था, ठीक है, ये प्रोक्योरिंग स्टेट है, ऐसे स्टेट जहाँ से हमने प्रोक्योर किया और उनके पास सरप्लस क्वांटिटी में भी, उनको ई ऑप्शन में पार्टिसिपेट करना अलाउड नहीं था, ठीक है, फॉर द परचेज ऑफ राइस फॉर देयर स्टेट स्कीम, एंड दे आर एडवाइज टू रिटेन स्टॉक्स अंडर द स्टेट पूल फॉर देयर स्कीम्स। और उनको ये एडवाइस दी जाती है जो उनका खुद का स्टॉक्स है ना स्टेट पूल के अंडर में, वो कहीं ना कहीं उसको यूज़ करें अपनी स्कीम्स के लिए। तो ये आर्टिकल भी हो गया पीडीएस वाला, ठीक है, इसको भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अंदर में जो जो चीज़ें थी इसमें आप बस अब थोड़ा सा अपना ऐड ऑन कर लेना अगर कुछ लगे, बाकी इसको अपनी नोट्स में कर लेना। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। अब एक यहाँ पे एक ये प्रोजेक्ट की बात की गई है महादेवी रिवर की, कि महादेवी रिवर में क्या नाम है, अभी उतना कोई मतलब उतना आर्टिकल में उतना कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है। महादेवी रिवर इंपॉर्टेंट, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो गोवा और कर्नाटका के बीच में एक डिस्प्यूट रहा है महादेवी रिवर को लेकर के, ठीक है। तो महादेवी और महादेवी रिवर जो होती है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर है मतलब ये कहाँ पे जाती है, ये अरेबियन सी में जाती है, ठीक है। ओरिजिनेट कहाँ पे होती है, भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्टर्न घाट्स में ये होती है, बेलागावी डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका में, ठीक है। कर्नाटका के बेलागावी डिस्ट्रिक्ट में वह भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके पास ये ओरिजिनेट होती है। इसको रेनफेड रिवर है, इसको मांडोवी भी बोलते हैं गोवा में, तो इसका नाम सुना होगा आपने मांडोवी, गोवा में की ये मतलब मेन रिवर है, ठीक है। तो रेनफेड रिवर है, इसको रेन से ही मतलब पानी मिलता है इसके पास, और इसमें बहुत सारी स्ट्रीम्स है जो मांडोवी रिवर में ज्वाइन होती हैं। टू मेन रिवर जो है इसमें रिवर्स आर, अदर वन इज़ जुवारी डैट इज़ फ्लो थ्रू द गोवा, ठीक है। तो इसमें दो रिवर है, टू फॉर्म जो करती हैं मांडोवी की, जिसमें से एक जुवारी भी है। जो रिवर है जो ट्रैवल करती है 35 किलोमीटर इन द कर्नाटका एंड 82 किलोमीटर इन द गोवा बिफोर ज्वाइनिंग द अरेबियन सी, ठीक है। तो मतलब जिसका जो मेजॉरिटी ऑफ जो हिस्सा है ना वो गोवा में है, कर्नाटका में उतना नहीं है। कर्नाटका में मतलब 1/3 और उसका 2/3 हिस्सा जो है वो गोवा में है, 2/3 से भी थोड़ा ज़्यादा। कालासुरी बंदूरी नाला प्रोजेक्ट जो है ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का है। प्रोजेक्ट था इम्प्रूव करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर का, और ताकि जो बेलावी डिस्ट्रिक्ट और धारवाड़ और गदग में पानी सप्लाई किया जा सके। इट इन्वॉल्व्स अक्रॉस द खालसा एंड बंदूरी टू ट्रिब्यूटरीज ऑफ द महादेवी रिवर टू डाइवर्ट वाटर टू द मालप्रभा रिवर। इस प्रोजेक्ट में जो क्या किया जा रहा था, ये कलसा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट जो है, इसमें कलसा और बंदूरी ये जो दो ट्रिब्यूटरी हैं यहाँ महादेवी रिवर की, इनका पानी डाइवर्ट करके मालप्रभा रिवर में डाला जा रहा था, ठीक है। और मालप्रभा रिवर जो है क्या नाम है, सप्लाई करती है ड्रिंकिंग वाटर टू द धारवाड़, बेलगाम और गदग डिस्ट्रिक्ट्स को, ठीक है। और कलसा बंदूरी प्रोजेक्ट जो प्लान किया गया था 1989 में, लेकिन इसको लेकर के गोवा ने फिर ऑब्जेक्शन रेज कर दिया गया था। फिर एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था, महादेवी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया था 2010 में, और गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र ये 3 पार्टी हैं ट्रिब्यूनल में, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आप मुझे बता दो कि ये जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो होता है, ठीक है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, इसको सॉल्व करने की जो पावर होती है, इसके रिगार्डिंग जो लॉज होता है वो कौन बनाता है, और किस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल है किस कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र किया गया है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को लेकर के, ठीक करके, और इसके रिगार्डिंग कौन कौन से लॉज बनाए गए हैं ये आप मुझे बता दो, ठीक है। और मेजर जो अभी कितने ट्रिब्यूनल अभी हैं, कितने ट्रिब्यूनल अब तक क्रिएट हो चुके हैं कितनी रिवर्स को लेकर के, ठीक है, ये आप मुझे बता दो। ये अगर नहीं पता है तो इन चीज़ों को सर्च कर लेना, ठीक है, गूगल पे, और पढ़ के फिर बताना। अब एक यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को एक प्ली गई थी कि ताकि जो रैबिट और स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको इथनाइज किया जा सके केरला में। तो स्ट्रे डॉग को लेकर के ये क्या नाम है एक टॉपिक आया हुआ था, तो उसको लेकर के थोड़ा सा देख लेते हैं।
तो स्ट्रे डॉग को लेकर के कुछ फैक्ट्स हैं, ये पहले आप पढ़ लो कि 2019 में लोकसभा में क्या नाम है ये बताया गया था कि स्ट्रे डॉग की जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं 18 लाख से क्या नाम है वेंट डाउन बाई 18 लाख से कम हुई है 7 साल में। 1.71 करोड़ से लेके ये कितनी कम हो गई, 1.53 करोड़ हो गई। और साथ ही कुछ इंडिपेंडेंट क्या नाम है जो स्टडीज़ हुई उन्होंने ये बताया है कि ये जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है एज़ पर द ये जो स्टडीज़ बता रही हैं कि गवर्नमेंट डेटा कहीं ना कहीं इनएक्यूरेट है, ठीक है। और ग्लोबली ये बताया जाता है कि डॉग मेडिएटेड रेबीज़ जो होती हैं इसकी वजह से कहीं ना कहीं 59,000 ह्यूमन डेथ होती हैं अकॉर्डिंगली। और WHO की माने तो इंडिया जो है 36% जो ग्लोबल डेथ है ना रेबीज़ की उसमें अकाउंट करता है कि अगर 100 डेथ हो रही हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, तो उसमें से 36 डेथ जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया में हो रही है रेबीज़ की वजह से। और इंडिया जो है अकाउंट करता है 65% ऑफ डेथ ड्यू टू द रेबीज़ इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन। साउथ ईस्ट एशिया रीजन में जितनी डेथ हो रही है ना, अगर 100 डेथ हुई है रेबीज़ में तो उसमें 65% जो होती हैं वो इंडिया में हो रही होती हैं। और नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो है उसने बताया था कि 6654 क्लिनिकली सस्पेक्टेड केसेस हैं और डेथ ऑफ ह्यूमन केसेस एंड डेथ ऑफ ह्यूमन रेबीज़ बिटवीन 2012 और 2022, मतलब इन 10 साल के बीच में 60 मतलब लगभग 6700 क्लिनिकली सस्पेक्टेड केसेस थे, ठीक है, अप्रॉक्स में। अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़ की अगर हम बात करें तो 96% जो रेबीज़ केस होते हैं ना वो स्ट्रे डॉग्स की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से क्या नाम है इंडिया रेबीज़ डेथ की वजह से वर्ल्ड में लीड कर रहा है। व्हाट आर द रीज़न फॉर इंक्रीजिंग स्ट्रे डॉग क्राइसिस इन इंडिया, क्या क्या कॉजेज़ हैं। सबसे पहला लैक ऑफ प्रॉपर एनिमल हेल्थ एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम। एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम उतने अच्छे हमारे यहाँ पे हैं नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन स्ट्रे डॉग की वो इंक्रीज़ होती रहती है। जैसे कि बहुत सारी एरिया में जहाँ पे डॉग को क्या नाम है उनका स्टरलाइजेशन नहीं किया जाता, जिसकी वजह से बहुत सारे पपीज़ होते हैं और जो स्ट्रे डॉग की पॉपुलेशन है वो और इंक्रीज़ होती रहती है। इररिस्पॉन्सिबल ओनरशिप है, बहुत सारे क्या नाम है इंडिया में ऐसा होता है कि वो अपने कुत्ता तो पाल लेते हैं, पेट पाल लेंगे, लेकिन फिर उनको अच्छा नहीं लगा उठा के रोड पे छोड़ आएंगे। इसकी वजह से फिर जो कुत्ता होता है भाई डॉग वो फ्रीली रोम करेगा, किसी भी सुपरविज़न में नहीं रहेगा, आराम से जहाँ मन करेगा वहाँ पे भाई घूमे फिरेगा, अपनी फैमिली बनाएगा। तो इसकी वजह से पॉपुलेशन और बढ़ रही है। उनकी पुअर वेस्ट मैनेजमेंट है। स्ट्रे डॉग जो हैं काफ़ी बार ऐसा होता है गार्बेज और ड्रम से, मतलब देखे हो गया आपने नाली में या फिर इधर कूड़े कचड़े की जगह जो होती है वहाँ पे होते हैं। इसकी वजह से जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ़ स्ट्रे डॉग्स हैं उस एरिया में और ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगते हुए उनके पास खाना पीना नहीं है, कुछ है नहीं, तो सारे स्ट्रे डॉग एक ही जगह पे कलेक्ट हो जाते हैं कि एरिया में जहाँ पे मतलब वेस्ट मैनेजमेंट ज़्यादा होता है। अवेयरनेस नहीं, ये लोगों में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आज के टाइम पे जो रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप है और जो डेंजर है कि अगर आप क्या नाम है अपने डॉग को ऐसे खुले में छोड़ देते हो या फिर अबैंडन कर देते हो, ठीक है, तो उसके बारे में उसके जो क्या नाम है निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो कहीं ना कहीं लोगों को उतना नहीं पता है कि उसके क्राइसिस क्या क्या हो सकते हैं। रिलीजियस बिलीफ है, कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर किसी डॉग को मारना या फिर उसको स्टरलाइज करना, उसकी नसबंदी कराना उनके रिलीजियस बिलीफ के अगेंस्ट में, इस वजह से जो एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम होते हैं ये कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते इतनी अच्छे तरीके से। इनएडिक्वेट एनिमल वेलफेयर लॉज हैं इंडिया में, कहीं ना कहीं जो एनिमल वेलफेयर लॉज हैं इंडिया में वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ताकि हम एनिमल अब्यूज़ को क्या नाम है उनको प्रोटेक्ट कर सकें या फिर उनको निगलेक्ट कर सकें। इसकी वजह से नंबर ऑफ़ स्ट्रे डॉग्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई पेनाल्टी भी नहीं है ना, ठीक है, तो इसकी वजह से भी क्या नाम है ये चीज़ें हो जाती हैं। और रॉक क्राइसिस, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, रिलीजियस बिलीफ हो गया। और ये है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं जो क्या नाम है डॉग क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहला है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, ABC प्रोग्राम। ABC प्रोग्राम ये है कि जहाँ पे डॉग्स को स्टरलाइज किया जाएगा, वैक्सीनेट किया जाएगा और साथ ही साथ उनको रिप्लेस किया जाएगा ओरिजिनल एरिया से, ताकि एक इफेक्टिव मेथड हो सके डॉग पॉपुलेशन को वो करने के लिए, कम करने के, रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। 2019 में जैसे गवर्नमेंट ऑफ केरला ने 87 स्ट्रे डॉग्स को स्टरलाइज किया था अपने प्रोग्राम में। वैक्सीनेशन ड्राइव्स बहुत सारी चालू की गई थी, जैसे गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु में 2020 में किया गया था चेन्नई में एक वैक्सीनेशन, जहाँ पे क्या नाम है रेबीज़ के अगेंस्ट में सारे डॉग्स को वैक्सीन प्रोवाइड की गई थी। अवेयरनेस कैंपेन जो होते हैं, अवेयरनेस कैंपेन बहुत सारे लॉन्च किए जाते हैं ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सके।
दिल्ली गवर्नमेंट ने एक कैंपेन लॉन्च किया था, बी अ ह्यूमन सेव अ लाइफ, ठीक है। एक कैंपेन था जिसमें क्या नाम है स्ट्रे डॉग को क्या नाम है इनकरेज किया जाता है लोगों को कि वो उसको अडॉप्ट कर सके और उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। लीगल फ्रेमवर्क की बात करें, गवर्नमेंट ने बहुत सारे लीगल फ्रेमवर्क डाल सके, जैसे कि जो स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट है वो इसमें आता है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 में आता है, और स्टेट म्यूनिसिपल एक्ट जो उनमें भी क्या नाम स्ट्रे डॉग को कवर किया गया है। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल जो है 2001 के डॉग रूल्स वो भी आए हुए हैं, ताकि जो मैनेजमेंट है स्ट्रे डॉग्स का उनको करने के लिए। कोलैबोरेशन विद द एनजीओ, गवर्नमेंट जो है एनजीओ के साथ लगातार कोलैबोरेशन कर रही है, एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भी उनकी हेल्प ले रही है, ताकि जो मैनेजमेंट है स्ट्रे डॉग का उनको अच्छी तरीके से किया जाके। एग्जांपल में जैसे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, इसने एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है ब्लू क्रॉस सोसाइटी, ब्लू क्रॉस सोसाइटी के साथ इन्होंने एक वो किया था, कोलैब किया था कि जो ये स्ट्रे डॉग हैं इन्हें स्टरलाइजेशन और इनकी वैक्सीनेशन किया जा सके, ठीक है। और आ सकते हैं कि और कौन कौन से ऐसे क्या नाम है आर्गूमेंट्स हैं जो ये कहते हैं स्ट्रे डॉग को कन्फाइन करना चाहिए। सबसे पहला चीज़ है पब्लिक सेफ्टी। स्ट्रे डॉग जो है एक पॉजिटिव रिस्क है, क्या नाम पोज करते हैं एक रिस्क क्या नाम है पब्लिक सेफ्टी को लेकर के, जो इन लोगों को अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। पब्लिक सेफ्टी पहला इशू हो गया। दूसरा कंट्रोल ऑफ डिजीज। स्ट्रे डॉग को क्या नाम बहुत सारी उनमें डिजीज़ होती हैं जो ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकती हैं, जैसे रेबीज़ होता है एक एग्जाम्पल। तो कहीं ना कहीं अगर कन्फाइंड फैसिलिटीज़ होंगी स्ट्रे डॉग की, तो उसी की वजह से जो डिजीज़ का जो वो है स्प्रेड वो कहीं ना कहीं रोक सकते हैं हम। न्यूसेंस की बात करेंगे, जो स्ट्रे डॉग कहीं ना कहीं एक न्यूसेंस प्रोवाइड करते हैं, रात में भौंकने लगते हैं, प्रॉपर्टी डैमेज कर देते हैं, मेस क्रिएट कर देते हैं, गार्बेज होता है गार्बेज को फैला देते हैं। तो अगर स्ट्रे डॉग को कहीं ना कहीं कन्फाइंड फैसिलिटीज़ में रख दिया जाए या फिर किल कर दिया जाए तो उसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। किल कर दो, थैनोस बन जाओ गायब कर दो। पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करें तो जो स्ट्रे डॉग है उनको क्या नाम है कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स क्या नाम है अडॉप्ट किए जाते हैं स्ट्रे डॉग के लिए, जिसकी वजह से उनके जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा हाई हुए हैं, तो इसी वजह से उनको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। आर्गूमेंट्स अगेंस्ट द कन्फाइनिंग ऑफ द स्ट्रे डॉग इन द फैसिलिटीज़ की कौन कौन से ऐसे आर्गूमेंट जो ये कहते हैं कि स्ट्रे डॉग को एक कन्फाइन नहीं करना चाहिए। क्रूएल्टी, अगर आप किसी को कन्फाइन कर रहे हो स्ट्रे डॉग को, तो ये ऐसे क्रूएल देखा जाएगा कि क्या नाम है इफ़ द डॉग आर हेल्थी एंड हैव नॉट कॉज एनी हार्म। अगर किसी को वो हार्म नहीं कर रहे हैं, वो गली का है, वो घूम फिर रहा है, अपने मन मस्त मौजी रह रहा है, खा पी रहा है मस्त में, तो किसी को परेशान नहीं कर रहा है, तो भाई फिर क्यों कन्फाइन करना है। तो फिर क्रूएल्टी हो जाएगी ना, ज़बरदस्ती उठा के आप उसको रख दे रहे हो बस की, क्योंकि वो स्ट्रे है। एथिकल कंसर्न्स की बात आ जाती है, बहुत से लोग ये करते हैं कि एनिमल्स को भी राइट टू लाइफ है और उनको मारना या फिर उनको किसी एक कन्फाइन करना एक जगह प्लेस पे या फिर किसी उसमें, तो कहीं ना कहीं इस प्रिंसिपल के खिलाफ है, एथिकल प्रिंसिपल के खिलाफ है। इनफेक्टिवनेस, ये बोला जाता है कि ये कहीं ना कहीं इनफेक्टिव सोल्यूशन है, कि ऐसे कि ये एड्रेस नहीं करता रूट कॉज द इशू को। अगर WHO एक्सपर्ट कमेटी की माने रेबीज़ पे, तो उनका ये कहना है कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि अगर आप डॉग्स को अगर रिमूव कर दोगे तो उसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ जाएगा डॉग पॉपुलेशन पे या फिर डेंसिटीज़ पे। रिसोर्सेज की बात करें कि बहुत सारे एरियाज़ में अभी भी इतनी रिसोर्स नहीं है, फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है कि हम डॉग को कन्फाइन कर सकें या फिर यूथनाइज कर सकें सारे स्ट्रे डॉग को। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से इम्प्रैक्टिकल सोल्यूशन माना जाता है। अल्टरनेटिव की बात करें तो बहुत सारे अल्टरनेटिव है, जैसे एनिमल बर्थ कंट्रोल आप प्रोग्राम कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप प्रोग्राम हो गए जो थोड़े और ह्यूमेन है और इफेक्टिव भी हैं। तो कन्फाइनमेंट से अच्छा आप ये अल्टरनेटिव प्रोग्राम्स की तरफ जाओ। लीगल इश्यूज़ की बात करें तो लो स्ट्रे डॉग को किल करना या फिर कन्फाइन करना थोड़ा इलीगल है, और जो एनिमल राइट्स हैं, जो एनिमल राइट्स के प्रमोनेंट्स हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनका ये कहना है कि ये लॉज जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है एनिमल वेलफेयर के लिए, ठीक है। और व्हाट शुड बी डन टू एड्रेस द डॉग क्राइसिस, तो डॉग क्राइसिस को क्या नाम है एड्रेस करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहला ये है कि ABC जो प्रोग्राम है एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, इसको म्यूनसिपल बॉडीज़ में होना चाहिए और एक नया रूल बनाना चाहिए, न्यू ABC रूल होना चाहिए 2023 के लिए। एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनानी चाहिए अडॉप्शन ऑफ द इंडियन डॉग्स को लेकर के, कि 1% आउट ऑफ एवरी 100 पीपल अडॉप्ट अ डॉग फ्रॉम द स्ट्रीट, देयर वुड बी नो डॉग्स ऑन द रोड्स। कि अगर ये माना जाता है कि अगर हर 100 में से एक इंसान एक डॉग स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट करता है तो फिर रोड पे कोई डॉग रहेंगे ही। और जो नेटिव ब्रीड है डॉग की उनको कहीं ना कहीं वो होना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। और नेटिव जो डॉग्स होते हैं उनका इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है और वो पेट्स भी अच्छे होते हैं, ज़्यादा वफादार होते हैं। अपनी गली का है ना, तो रोटी खिलाओ उसको रोज़। प्रमोशन रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप, इनकरेज करना चाहिए पेट ओनरशिप
ओनर्स को कि क्या, ताकि वो पेट ऑन लीशेस पे कर सके, स्पे और न्यूटर देम और प्रोवाइड कर सके उन्हें एडिक्वेट शेल्टर और प्रिवेंट कर सकें डॉग को। इसके होने में रिपोर्ट करना चाहिए। डॉग अटैक जितने भी हों उनको टेस्ट होना चाहिए। डॉग अटैक जितने भी उसको टेस्ट होना चाहिए और बेंचमार्क होना चाहिए प्रूफ का। अभी एक आया था कि 2 चिल्ड्रन को किल्ड कर दिया बाय द डॉग इन द वेस्टर्न कुजी इन द न्यू दिल्ली, स्टिल इट हैज़ नॉट बीन प्रूवन। तो कहीं ना वो प्रूव नहीं किया जा सकता, तो कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क होना चाहिए प्रूफ का, साथ ही साथ एक उसकी एक रिपोर्ट डेटाबेस भी होना चाहिए और एक शेल्टर होना चाहिए, और साथ ही इंथमाइजिंग अनओन डॉग वाइल इनकरेजिंग डॉग ओनर टू स्टलाइज देयर पेट्स टू प्रोटेक्ट पीपल। तो जो डॉग ओनर्स हैं उनको कहीं ना कहीं अपने पेट जो हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए वो बोलना चाहिए कि वो अपने पेट्स को स्टरलाइज करें। बाकी जो अनओन डॉग है उनको कहीं ना कहीं हमें इंथ्रोनाइज करना चाहिए या फिर उनको शेल्टर कहीं अलग जगह प्रोवाइड करनी चाहिए। पब्लिक फीडिंग होनी चाहिए स्ट्रे डॉग्स की, उसको प्रोहिबिट करना चाहिए और पेनलाइज करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ये उनको कॉन्ग्रेट करता है और थ्रेटन करता है पब्लिक स्पेसेस को। ठीक है, ऐसा WHO की गाइडलाइंस है। तो भाई गली ऐसे कहीं गली मोहल्ले में कहीं दिख जाए कुत्ता तो उसको कुछ खिला पिला मत देना। इसकी वजह से वो खा पी लेगा भाई, तो उसकी बेसिक नीड्स खाने की वो पूरी हो जाएगी, फिर वो वही अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा, फिर तुम कहोगे कुत्ते ज़्यादा हो गए। एजुकेशन और अवेयरनेस, एनिमल पीपल ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द एनिमल वेलफेयर एंड रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर कैन बी हेल्प रिड्यूस नंबर ऑफ द स्ट्रेस। अगर एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाई जाए तो इसकी वजह से जो रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप अगर वो हो तो इसकी वजह से जो स्ट्रे डॉग्स है वो कहीं ना कहीं और कम हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों आर्टिकल भी हो गए, ये भी हो गया, एडिटोरियल भी हो गए हैं हमारे। न्यू कलेक्टिव गोल, एक आर्टिकल ये बच गया है, नेटो +5 स्टेटस, 2 आर्टिकल ये हैं, गति शक्ति पोर्टल, साइबर सिक्योरिटी। आज भी काफ़ी आर्टिकल हैं, रुक जाओ जल्दी जल्दी ख़त्म कर देता हूँ, छोटे छोटे आर्टिकल हैं, इनमें टाइम नहीं लगेगा। गति शक्ति रहने देते हैं अभी, ये जो छोटे आर्टिकल हैं ये कर लेते हैं। तो अभी ग्लोबल जेंडर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, ये 1 डे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट होती है, तो इंडिया को इसमें कितनी 127 रैंक्स मिली है लास्ट ईयर। क्या नाम है, कितनी रैंक थी इंडिया की, लास्ट ईयर की रैंक नहीं लिखी है, तो इंडिया की क्या नाम है जो इस साल की रैंक है 127 है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है, हाँ 2022 में 135 थी, इस बार 127 है, तो कहीं ना कहीं इंडिया 8 रैंक इम्प्रूव हुआ है। टॉप कितने किया है, टॉप आइसलैंड ने किया है, ये याद रखना। नेबरिंग कंट्रीज़ में देख लो, पाकिस्तान 142 में, बांग्लादेश 59 में, चाइना 107 में, नेपाल 116 पे, श्रीलंका 115 पे, भूटान 1103 पे। ठीक है, आइसलैंड 14 कंसेक्यूटिव टर्म्स में है, तो मतलब 14 टाइम फिर से ऊपर आया हुआ है। और कहीं ना कहीं बाकी चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है यार, ये इतना ही याद कर लेना हो जाएगा। गवर्नमेंट ने ये बोला है कि क्या नाम है जो पेंशन स्कीम है अपने लिए उसको फिर से ये वो करेंगे, करने वाले हैं। तो इसमें ये बताते रहो 2 पेंशन स्कीम होगी, एक है न्यू पेंशन स्कीम और एक है ओल्ड पेंशन स्कीम। ठीक है, तो न्यू पेंशन स्कीम में क्या होता है कि एम्प्लॉय जो होता है ना उसको अपनी 10% अपनी बेसिक सैलरी का कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, और जो गवर्नमेंट होती है वो 14% करती है। तो ये दोनों लोग मिला करके फिर ये जो पूरा फंड होता है ना, इस फंड को मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। फिर आफ्टर जब वो रिटायर होता है फिर इस फंड को जितना पैसा होता है और साथ में इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है टोटल, वो उठा करके फिर एम्प्लॉयज़ को दे दिया जाता है। ठीक है, ये न्यू पेंशन स्कीम है। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था, ओल्ड पेंशन स्कीम में ये होता था कि एक इंसान जब रिटायर होता था ना तो उसको 50% फिक्स्ड क्या नाम है रिटायरमेंट पेंशन दी जाती थी, 50% पेंशन फिक्स दी जाती थी। इसमें क्या नाम है जो एम्प्लॉय होता था ना उसको कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता था। अभी जो 10% करना पड़ता है ना, पहले 10% भी कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता था, तो उसको बस जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसका 50% पेंशन मिल जाया करता था। तो अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट अभी इन दोनों स्कीम्स को थोड़ा फिर से मतलब वो पुरानी वाली स्कीम जो थी उससे थोड़ा इंस्पायर होकर और नई स्कीम को थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश कर रही है। तो नई स्कीम को मॉडिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है, गवर्नमेंट ने ये बोला है कि वो अमेंड करेगी अभी करेंट स्कीम्स को। इसमें क्या होगा कि जहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर गवर्नमेंट दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, जैसे अभी 10% कर रही है और गवर्नमेंट 14% कर रही है। तो ये बोला जा रहा है कि अभी जैसे कि जो वो नहीं है ना कि इंसान को कितना मिलेगा कि एश्योर्ड, पहले क्या था कि 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी वो तो फिक्स्ड होता था, कितना तो फिक्स्ड होगा। अभी ये एश्योर नहीं है
कि ये हो गया, इन कॉर्पस को इन्वेस्ट किया जाएगा। इन कॉर्पस को इन्वेस्ट करने के बाद जो टोटल अमाउंट आएगी वो दी जाएगी। तो ये एश्योर नहीं है ना, अगर मार्केट डाउन चली गई तो इंटरेस्ट रेट डाउन भी हो सकता है, तो क्या पता उस इंसान को कम मिले, क्या पता 33% तक ही मिल सकता है, 40% भी मिल सकता है। तो इस चीज़ को लेकर के तो उन्होंने बोला कि हम ऐसा करना चाहते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ है ना उसको एक एश्योर्ड 40 to 45% जो लास्ट विड्रॉन सैलरी है उसका इतना तो उसको एटलीस्ट मिल ही जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब ये लिमिट लगाना चाह रहे हैं। तो मतलब ये जो पुरानी वाली स्कीम थी उसका ये कंट्रीब्यूशन वाला सिस्टम ले रहे हैं, नई वाली सिस्टम का जो फिक्स्ड एश्योरेंस वाला सिस्टम वो लेकर के एक नई पॉलिसी बना रहे हैं, ठीक है। तो बस यही था। या ओल्ड पेंशन स्कीम भी बता दी थोड़ी सी, इसमें न्यू पेंशन स्कीम भी समझ में आ गया होगा क्या करना। बाकी जब वो लेके करके आएगी तो ये फिर से न्यूज़ में आ जाएगा, तब हम डिस्कशन कर लेंगे। और अगला क्या नेटो +5 स्टेटस है, चलो इसको तो मैं बता दूंगा, तो अभी तो कुछ नहीं। अच्छा, ये एक नेटिव कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल और नेटो +5 और गति शक्ति पोर्टल और साइबर सिक्योरिटी। चलो ठीक है, 4 रह गए हैं, इसको बता दूंगा। 1 घंटा 45 मिनट हो गए यार, आज भी हो गए। आज भी आर्टिकल यार इतने ज़्यादा डीप में कोई नहीं। एटलीस्ट ये तो होता है कि तुम्हें सब चीज़ समझ में आ जाता है, डीप सारी चीज़ें मिल जाती हैं ना। अब देखो टाइम तो लगेगा ना, आपको ये अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, टाइम पास तो मैं कर नहीं रहा था, सारी चीज़ें तुम्हें सामने ही बताएंगे, ठीक है। तो मैं देखता हूँ यार, आज के भी 4 आर्टिकल अप्रॉक्सीमेटली रह गए हैं। तो अब तक टोटल मेरे पास कितने 18 आर्टिकल हो गए हैं। 18 आर्टिकल में से लगभग 4 आर्टिकल रिपीटेड हैं, तो लगभग 14 आर्टिकल्स हैं मेरे पास, जो मैं आपको वीकेंड में लाइक सैटरडे और संडे, ठीक है। तो पूरे वीक के जितने भी लेफ्ट आउट आर्टिकल्स होंगे ना उनको मैं पूरा एक साथ एक वीडियो में कंपाइल करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा सैटरडे और संडे तक, ठीक है। तब तक इतना पढ़ाई कर लो। बाकी 1 घंटा 45 मिनट में यार इंडियन का जो यूटिलिटी होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। आगे मैं अगर कुछ बताऊँगा भी तो तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, तो फिर मतलब क्या है, ठीक है। चलो ठीक है, बाय।